बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है भाई? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? यकीनन बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और हमारा जब साथ आप लोगों के साथ जुड़ जाता है तो फिर तो और मज़ीद खूबसूरत हो जाती है ये नई सुबह जो है हमारी, नए लोगों के साथ, खूबसूरत से उन प्यारे प्यारे लोगों के साथ जो कि पाकिस्तान के लिए काम करें। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए, अपना शहर होना चाहिए। जैसे आप अपने घर को प्रायोरिटी देते हैं, इसी तरह से ये प्यारा जो मुल्क है, ये जो प्यारा पाकिस्तान है, ये भी हमारे लिए हमारा अपना घर है। तो उसको अमन का गहवारा बनाना हमारा अपना खुद का फ़र्ज़ है। बहसत कौम बहसत शहरी हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। चाहे हम किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे हम फ़नून लतीफ़ा की कोई फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे हम कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्कआउट कर रहे हों, चाहे किसी भी शोबे से हमारा ताल्लुक़ हो, या चाहे हम उस बड़े शोबे से वाबस्ता हों जो कि मैं समझती हूँ कि इस इंडस्ट्री इस वक्त के लिए, इस दौर के लिए और न जाने कितनी सदियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका माशरा एजुकेटेड नहीं है, अगर आपके माशरे के पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपके बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कभी भी माशरे को प्रॉपर अच्छी तरफ नहीं लेके जा सकते। तो भाई हम ये हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, हर माशरे की तामीर और तरक्की में बड़ा मुस्बत किरदार अदा करती है और इस पर जितनी भी बात की जाए उतना कम है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें ना एथिक्स की, आज क्योंकि थोड़ा सा जो ये वाला स्टार्टिंग वाला टाइम होता है मेरा और आपका टाइम होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारे गेस्ट ज्वाइन करते हैं। तो अगर बात की जाए ना, हम एथिक्स की बात करें, हम लोगों में से बेसिक मैनर्स ख़त्म हो गए, हमने से बेसिक एथिक्स ख़त्म हो गए। और इसका सबसे बड़ा जो मैं आप लोगों को बताऊँ एक मेजर ड्रॉबैक है, वो है हमारी ज़िंदगी में जो गैजेट्स मौजूद है ना, इन्होंने अगर हमें फ़ायदा दिया है ना तो कहीं ना कहीं बड़े नुकसानात भी दिए हैं। मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करें, हमारी ज़िंदगी एक छोटे से एक गैजेट में सिमट कर रह गई है। हमें कैलकुलेटर भी उसी में मिल जाता है, हमें कैलेंडर भी उसी में मिल जाता है, हमें टॉर्च लाइट भी उसी में मिल जाती है और हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारी ज़िंदगियों में और रिश्तों में दूरियाँ आई हैं। हम पहले क्या करते थे, हम हमेशा से जिक्र करते हैं, पहले के दौर में क्या होता था जी जनाब, जब ईद आती थी तो हम ईद कार्ड्स बना रहे होते थे, अपनी कज़न्स के पसंद के जो हीरो हीरोइंस होते थे उनके कार्ड्स लेकर आ रहे होते थे, या फिर जो छोटे बच्चे हैं घर के उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के कार्ड्स थे। फिर उस पर लिखना, वो एक क्रिएटिविटी बनाना कि यार कुछ ड्रॉ करना है, कुछ अच्छी सी कोई चीज़ होनी चाहिए, फिर उसके साथ आप चूड़ियाँ मेहंदी पैक करके, क्या खूबसूरत समा होता था वो। अब क्या होता है, आपने फ़ौरन से एक मैसेज बनाया कि जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू, और आपने फॉरवर्ड टू ऑल कर दिया। ये बड़ा मेजर डिफरेंस है और मैं समझती हूँ इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों में आपस में जो है वो दूरियाँ आई हैं। पहले हम कहीं भी जाते थे, घर में जाते थे, पहले औताक़ें लगती थी, लोग बाहर मिलकर एक साथ बैठते थे, बड़ा डिस्कशन होता था। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके पास जाके हमारे बच्चे बैठ के नानियों से, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि यार हमारी दादी हमें एक कहानी सुनाती थी, हमारी नानी हमें एक कहानी सुनाती थी, तो क्यों कहते हैं हम ये? क्योंकि लोग बैठते थे जाके अपने बड़े बूढ़ों के पास। आजकल का सिनारियो क्या हो गया, आप किसी भी फील्ड में हो, मैं अपनी बात कर लूँ, एज अ सिंगर या एज अ होस्ट अगर मैं बात कर लूँ, मुझसे कोई भी सीनियर होता है तो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी नॉलेज जो है वो गेन करने की कोशिश करूं, उनके पास जो नॉलेज है। क्योंकि देखिए, अगर खाली स्पेसिफिकली मौसीकी की बात की जाए तो मौसीकी तो एक ऐसा समंदर, एक ऐसा दरिया जो आप कितना भी उबूर करते जाएं, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं परफेक्ट सिंगर बन गया हूँ। जिस दिन आपने अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझ लिया ना, उस दिन आप ख़त्म हो जाएंगे। वो इसलिए कि आपको नहीं पता, अगर मौसीकी से हटके भी हम बात करें किसी भी फील्ड में, आज अगर आप समझते हैं कि कल पिछले गुजरे हुए सारे सालों में मैंने सब कुछ सीख लिया, तो आज का दिन आपको यकीनन कोई नई चीज़ सिखा देगा। दुनिया जितनी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही है, दुनिया जितनी तेज़ रफ्तारी से आगे जा रही है, मैं समझती हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं थोड़ा एजड हो जाते हैं, कहते हैं कि जी बस अब तो हमारी उम्र निकल गई, हम क्या सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं और मैं सलाम पेश करती हूँ उन बच्चों को जो अपने पेरेंट्स को इस उम्र में ले जाके पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि आप कोशिश करें कि आपके घर में जो है वो बच्चा है, आपके घर में जो है वो कोई मतलब बड़ा भी है और उसको एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि ड्यू टू सम थिंग्स होता है कि यार आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने दौर में किसी भी वजह से, चाहे फाइनेंशियल इशूज़ हों, चाहे डिफरेंट इशूज़ हों, उसकी वजह से वो हासिल नहीं कर पाए एजुकेशन। लेकिन अब आके अगर जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दुनियादारी की समझ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आज के दौर में ये हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर चल रहे हो, दैट्स वेरी कूल। और मैं हमेशा से प्राउड फील
करती हूँ क्योंकि बीइंग अ डॉटर मैं आई एम डूइंग दिस एज वेल, मैं खुद ये काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ, चाहे वो बेटे हों चाहे वो बेटियाँ हों, जो अपने माँ बाप को दुनिया की जो अब इस वक्त की चीज़ें हैं उनसे नो हाउ उनकी हो रही है। हम लोग बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से कह देते हैं यार हमारी अम्मा को तो फ़ोन ही यूज़ करना नहीं आता, हमारी अम्मा को तो ये नहीं करना आता। तो भाई आप सिखाएं ना, आप सिखाएंगे तो उनको आएगा ना। आप उनको आपने उनको कह दिया, हम अक्सर बेशतर मैं अपनी भी बात करूँ क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि मैं वो कोई ऐसी बात आप लोगों के साथ कभी भी नहीं करती जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो, क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमें इसी चीज़ की तलकीन करता है कि अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ कह रहे हैं, अगर आप किसी को कोई तलकीन कर रहे हैं तो पहले ये तो देख लें कि खुद अमल कर भी रहे हैं उस पर या नहीं कर रहे। तो मैं अक्सर और बेशतर मेरे साथ भी ऐसा होता है और बहुत सारी जो हमारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, हम अक्सर अपने माँ बाप को कह देते हैं अरे यार बाबा आपको नहीं पता, अरे यार मम्मा आपको नहीं पता। तो हम बताएंगे तो उनको पता चलेगा ना। हमारे पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन ज़िंदगी का एक बहुत कीमती असासा हैं। जाके पूछिए उन लोगों से जिनके घर में वालिदैन में से कोई एक भी नहीं है, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पे शायद दोनों वालिदैन में से दोनों का ही साया नहीं है। तो जाके पूछिए ज़रा उनसे ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। वो इसलिए क्योंकि हम शायद जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन हम जब रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहीं ना कहीं एहसास हमें आता है कि काश मेरा भी बाप होता ज़िंदा इस दुनिया में, काश मेरी भी माँ होती ज़िंदा इस दुनिया में, तो शायद हमारा जो शफ़क़त का हाथ है वो हमेशा हमारे सर पे बना रहता। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में ना मेजर पार्ट प्ले करते हैं आपके पेरेंट्स। और पेरेंट्स के लिए जितनी आप एफर्ट्स करें, जितनी आप अपने आप को ग्रूम करें, वो जितना भी करें उतना कम है। ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद जब आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो खूबसूरत से मेहमानों के साथ आज हम नई सुबह को और मज़ीद खूबसूरत बनाने वाले हैं। डिफरेंट फैकल्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज के शो में होंगे हमारे मेहमान। आपने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे गेस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है ये शो का फॉर्मेट यही है कि पहले मेरी और आपकी बात होती है और उसके बाद हमारे प्यारे प्यारे से जो गेस्ट है नई सुबह का जो हिस्सा बनते हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं शो में। तो चूँकि मेरा एक मतलब डायलॉग बड़ा वायरल है शो का, हमेशा से मैं कहती हूँ कि जब भी लेडीज़ आती हैं हमारे पास तो मैं इंट्रोडक्शन का आगाज़ उन्हीं से करती हूँ कि लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट। ये तो खैर मशहूर ज़माना कहावत है भी, लेकिन मसला सारा ये है, बात सारी ये है कि मैं अपने शो में बोलती हूँ तो इससे काफ़ी लोग बड़ा जो है वो सोचते समझते भी हैं कि हाँ भाई आप आते भी हैं शो में, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलता है कि आप जो है हमेशा लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट कह के जो है ना लेडीज़ का इंट्रोडक्शन पहले करवाती हैं। तो क्यों ना हो, जब एक चीज़ है तो भाई है ना, इससे मतलब हम इनकार नहीं कर सकते। ये है, हम हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ पे डिबेट भी कर सकते हैं, पर इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये है और ये रहेगा। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है एक ऐसी चीज़ पे काम करने वाली लेडी ने जो मैं समझती हूँ कि मैं अभी इंट्रो में भी बात कर रही थी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में जो है वो काम नहीं कर सकते। सो मैं आज जिनको अपने शो में इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ आपके सामने, वो काम कर रही हैं हेल्थ पे, हेल्थ एम्पावरमेंट पे, एजुकेशन एम्पावरमेंट पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयदा नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माई शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अब जैसे जैसे शो का वक्त गुजरेगा मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन साथ साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। नौरीन के साथ जो मेहमान हैं उनको पहले भी आपने हमारे शो में देखा, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और ये जुमला भी उन्होंने ही मुझे आके कहा था वैसे कि लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट, आप हमेशा लेडीज़ का इंट्रोडक्शन पहले करवाती हैं। मैं देखता रहता हूँ आपका शो। तो आज एक बार फिर से उन्हें हमने इन्वाइट किया कुछ और मजीद बातों के लिए, क्योंकि उस दिन हमने 5 ख़वातीन बिठा दी थी और सर अकेले थे, तो हमने कहा आज ज़रा हम उनसे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो हमारे साथ सीनियर मीडिया पर्सन और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जर्नलिज्म को लेकर चल रहे हैं, जर्नलिज्म पे हम उनसे आज भी काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। आज एक बार फिर से नई सुबह का हिस्सा है आसिफ शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर से आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं?
अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अब आते हैं जी जरा राइट हैंड साइड की तरफ। मैं हमेशा से आप लोगों से एक चीज़ कहती हूँ कि जो लोग सोशल वर्क कर रहे होते हैं ना, वो बहुत भले लोग होते हैं। और ये सोशल वर्क करना सिर्फ कहने की हद तक नहीं, आपको जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे जाके काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं। बातें बहुत लोग कर देते हैं। अभी मैं भी यहाँ बैठ के 10 बातें बोल दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो 10 बातें बोलते हैं बैठ के कि भाई हम ये कर लेंगे, हम फलां के लिए ये कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आके काम करना ये बड़ी बात होती है। और जो लोग काम कर रहे होते हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं या फिर लोगों की जो मुश्किलात या तकलीफ़ें उनको दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं समझती हूँ इंसानी मसीहा लोग होते हैं और उनको हमेशा अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो आज नई सुबह का हिस्सा बने एक और ऐसी पर्सनालिटी जो कि मैं समझती हूँ कि कार्य खैर कर रहे हैं और बहुत सारे फलाई कामों में अपना जो है एक मेजर किरदार अदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो मैं समझती हूँ कि उनके साथ बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं रिगार्डिंग सोशल वर्क जो कि यकीनन आप तमाम लोगों के लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। मेरे साथ सब मौजूद हैं अब्दुल वाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत मैं आपको जो है वो वेलकम कहती हूँ अपने शो में। थैंक यू फॉर कमिंग। और जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, जब मैं भी बात कर रही थी आप लोगों से कि जब बात आती है हमारे सीनियर्स की, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो मैं समझती हूँ कि आपको एहतराम बहुत ज़रूरी है अपने सीनियर्स का। ये नहीं कि आजकल के हमारे जो बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं भाई, मैं हमेशा से शो में बात कर रही होती हूँ, वो लोग जिनमें बड़े जल्दी कॉलर आ जाते हैं। यार आपको चलना किसने सिखाया? आपको जो है वो मतलब किसने सिखाया? आपने कहीं से तो सीखा ही होगा ना, तो किसी सीनियर को तो आपने फॉलो किया ही होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। बहुत सारे यंग लोग ऐसे हैं, बहुत सारे यंग बच्चे ऐसे हैं, भले वो सिंगिंग की फील्ड हो, एक्टिंग की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आप लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। वो इसलिए क्योंकि ये सीनियर जो है वो हमारे लिए एक असासा है, इन्हें संभाल के रखें, इनकी इज्जत करें और ये लोग जो कहते हैं उनसे वो चीज़ें सीखें। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में बहुत सीनियर सिंगर, मैं समझती हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री को उन्होंने बड़ा टाइम दिया है, बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है और इतना काम किया है कि आज सब लोग उनको सराहते हैं और उनकी कहीं भी बातें जो है उस पर अमल भी करते हैं, जो सिंगिंग से रिलेटेड वो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। तो आज भाई जितने यंग लोग देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी उनसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेने वाली हूँ। तो जितने भी लोग जो सिंगिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, वो आज का शो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम उनसे बड़े मज़ेदार सी बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग सिंगिंग कैरियर। तो मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वेरी सीनियर एंड अ वेरी टैलेंटेड सिंगर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने शो में। सर कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। बस सिंगर्स के लिए वैसे सुबह सुबह उठना जो है वो थोड़ा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हमें तो आदत हो गई है, लेकिन बाकी लोगों को भी आदत हो जाएगी। तो जी प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम आपसे करवा चुके हैं अपने सारे मेहमानों का। अब जब क्योंकि इंट्रोडक्शन का आगाज़ लेडीज़ से हुआ है पहले, तो उसके बाद हम बातों का आगाज़ भी यहीं से ही करते हैं। तो नौरीन क्या चल रहा है ज़िंदगी में? सबसे पहले तो ये बताइए कि अब नया साल, क्योंकि अब हम कुछ दिन पहले ही नए साल में अपना एंटर हुए हैं, तो ये बताइए कि नए साल के क्या नए एम्स हैं, क्या सोचा है नए साल में, क्या क्या चीज़ें करनी है? थैंक यू वेरी मच। नया साल आपको पता है कि हमारे लिए हाफ सेंचुरी में आया 2050 की। सो बहुत से चैलेंजेस भी लेकर आया है और बहुत सी चीज़ें जो पिछले सालों में हमने देखी, जो न्यू अराइज हुई हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में ऑब्वियसली ज़्यादातर, और जो नए नए चैलेंजेस हमने देखे ऑन ग्राउंड, उनको अब कवर अप करने का टाइम है। मतलब ये साल जो है ये ऐसा साल है कि इसमें हर सेक्टर काम करेगा, लेकिन जो एक सोशल वर्क का सेक्टर है ना, उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा। बिल्कुल वो इसलिए कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉयड भी हुई हैं कंट्रीज़ में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इलिटरेसी रेट बढ़ा है, नो डाउट, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रही है, तो ऑब्वियसली फिर हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बर्डन आ जाता है। जहाँ हमारे पास पहले सपोज 10 एप्लीकेशंस आती थी फॉर सपोर्ट, अब हमारे पास उससे बढ़कर आएंगी। उनको ओवरकम करने के लिए हमें अपने आप को पहले मेंटेन करना है, अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखना है और उन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए उनके ऊपर काम करते हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की भी हमें रिस्पेक्ट पे रखना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऑब्वियसली हम भी इंसान हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है, तो हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मतलब जो कभी हमने देखी नहीं होती, सुनी नहीं होती, वो प्रॉब्लम्स अब आने लगी हैं। ऑब्वियसली रिश्तों में भी कुछ तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जहाँ हम सिर्फ सोशली देखा करते थे, अब वहाँ हम इन फैमिलीज़ भी ऐसे इश्यूज़ देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो हम जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, लेकिन अब इसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब यूनिटी के साथ काम किया जाता है तो उसमें बहुत फ़ायदा भी होता है और
जहाँ हम 10 को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जब सब साथ मिलकर करते हैं तो हम नंबर ऑफ़ विक्टिम्स बढ़ा देते हैं, बेनिफिशरीज बढ़ा देते हैं। और ऐसा ही काम होता है जो फिलैंथ्रोपिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग, हमारे पास भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन सबसे पहले जो आपने एक बात कही कि इंसान अपने लिए तो काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम वो है कि जो दूसरे के लिए करे। हमारे साथ मतलब मैं अपनी पर्सनली अगर बताऊं तो एक टाइम ऐसा भी आया है कि मेरे अपने पास हॉस्पिटल में आया आती थी कि मैम जाने का किराया नहीं है। उसके पास अगर जाने का किराया नहीं है तो उसके पास घर चलाने का भी ऑब्वियसली नहीं होता होगा। तो इन द मेन टाइम समटाइम मेरे पास भी ऐसा था कि मेरे पास भी फ़िलहाल कोई फौरी कैश नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से अरेंज करवाना उसको, ये हमारा काम है। कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना, अगर अल्लाह ने उसको हमारे पास भेजा है तो हमें लोगों को गैदर करना है, हमें उसकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचानी है, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली अपने लिए करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप उसके लिए करें जिसको आप जानते ना हो, नॉन पॉलिटिकल बायस हो, नॉन रिलीजियस बायस हो, कोई ऐसी हमारी आपस की कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन हम उसके लिए करें। किसी भी तंजीम से हट के हम इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत भाई करें। साहब, आप अगर मैं आपसे एक टिपिकल वर्ड के मीनिंग मतलब पूछूं कि आप कैसे देखते हैं खिदमत खल्क को, कैसे देखते हैं आप, क्या डिफाइन करेंगे इसको? बेसिकली एज अ मुस्लिम खिदमत खल्क तो हमारी नेचर में होना चाहिए। हाँ। वो इसलिए कि हमें हमेशा ये दर्ज दिया गया है कि एक दूसरे की सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए लोगों के लिए, और हम लोग अभी बहुत दूर हो गए उन सारी चीज़ों से जो कि होनी चाहिए थी हमें। और मिस ने बिल्कुल सही कहा कि अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इलिटरेसी तो खैर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए वैसे भी गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है और उसके लिए और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो समाओ शायद थोड़ा बहुत कवर अप हो सके। है ना, मैं हमेशा हर शो में बात ये करती हूँ कि सारे इदारे भी काम कर लें, गवर्नमेंट भी काम कर ले, सब हो जाएगा, लेकिन जब तक हम खुद, हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम कैसे कोई कुछ कर पाएंगे। अब लेट्स सपोज आप हैं, आप काम कर रहे हैं सोशल वर्क, आप लोगों की मदद के लिए, लेट्स सपोज अभी हम बात कर लें, मैं हमेशा शो में डिस्कस करती हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट ने डस्टबिन रखी हुई है जगह जगह कि भाई आप कचरा जो है वो इसमें डालें, लेकिन वो खाली होती है, बराबर में कचरे का ढेर होता है। तो गलती किसकी है? हमारी गलती है ना, आवाम की गलती है कि एक चीज़ आपको मुहैया की जा रही है, आप वहाँ कचरा नहीं फेंक रहे, आप उसके बराबर में कचरा फेंक रहे। ये अवेयरनेस लोगों में कैसे हमने जो है पैदा करनी है कि भाई हमने खुद भी तो कुछ करना है। हर चीज़ के लिए एजुकेट करना पड़ेगा। मतलब ज़रूरी है कि हमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एनजीओ काम करे या कोई इदारा काम करे या गवर्नमेंट सिर्फ काम करे। बाय सेल्फ हमें भी इंडिविजुअली जो है ना वो लोगों को गाइड करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। हम सोशली कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं उनको, फाइनेंशियली कर सकते हैं, ये हर तरह से करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर वही बात दोबारा से कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सपोर्ट करनी चाहिए लोगों की, और ये हमारे पर फ़र्ज़ है। तो जब हम किसी दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो हम ये भी सोच लें कि आगे हमारा भी ख्याल करने वाला कोई नहीं होगा। क्या बात है, खूबसूरत बात। आसिफ शाहीन साहब, लास्ट टाइम आप शो में आए थे, आपने बताया था कि आप भी सोशल वर्क कर रहे हैं, इंटीरियर में भी काम कर रहे हैं आप, वहाँ के क्या ऐसे मखसूस मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं, जिन पे काम चल रहा है? देखिए, इंटीरियर में तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन पे काम नहीं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हाँ। एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। मैं एक बात बताता चलूँ आपको। मैं 10-12 साल पहले एक डिस्ट्रिक्ट का विज़िट कर रहा था ह्यूमन राइट्स के प्लेटफार्म पे। तो मैं एक गोठ में गया गांव में, तो वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे हमारे पास के जी मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट हैं, ये सोशल वर्किंग है। तो ज़रूरत थी, मैंने जब लोगों से बात की तो उन्होंने बोला जी हमने अभी NIC बने हैं। तो हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने हमसे, एजुकेटेड लोगों को, उनसे अंगूठे लगवा के NIC बनवाए। तो मैंने कहा यार ये क्यों? बोला जी इसलिए कि जी हम ये ना शो हो पाएँ कि हम एजुकेटेड हैं। इंटर लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनसे अंगूठे लगे। लेकिन इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हमारे देहातों में, गोठों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ बैक में ये बड़ी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल लोग, उनको थ्रेट किया जाता है कि जी वो हमारे साथ रहें। तो वहाँ NGO बहुत सारी काम कर रही हैं, बहुत सारे और अदारे काम कर रहे हैं। आप भी विज़िट करती रहती हैं, सारे दोस्त जो बैठे हैं ये भी विज़िट करते रहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है ताकि उनको एजुकेट किया जाए। बहुत निचली सतह पे वहाँ ज़िंदगी आप देखेंगे हमारे गोठों में, हमारे गांव में, देहातों में। हालांकि बहुत सारी इदारे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है अभी वहाँ।
मुश्किल है। और मैं यहाँ पे ज़रूर ये बात शेयर करना चाहूँगी, मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ कि हमने बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं भी एफिलेटेड हूँ, उनकी जो सारी हमारी वुमेंस की एक टीम है, तो हम लोग गए थे विजिट करने के लिए सांगड़, और एक इंटीरियर सिटी है ज़ाहिर है। वहाँ पे हम जब गए तो मैंने एक बच्ची देखी, ऑलमोस्ट उसकी कोई एज होगी 13 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स, और वो आई हमारे पास और उसने मुझसे ना टोटल इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी। तो मैं पहले तो मैं बहुत हक्का बक्का हुई, नो डाउट कि एक इस तरह की डिस्ट्रिक्ट की एक बच्ची और वो आके वो फुल ऑन इंग्लिश में मुझसे बात करी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्योंकि यहाँ वहाँ तो ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना इस तरह का कोई मतलब एजुकेशनल डिपार्टमेंट है जो इस तरह से इंग्लिश सिखाए। मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि हमारे घर से थोड़ा दूर जो है वो हमारे किसी रिलेटिव का घर है, वहाँ लगा हुआ है टावर, वहाँ पे आते हैं सिग्नल्स, तो मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करके यूट्यूब से मैंने ये इंग्लिश सीखी है। तो आप ये सोचें कि जब वो बच्चे इंटरनेट से इतना सीख सकते हैं, तो अगर वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम बेहतर कर दिया गया तो न जाने वो कितनी परवाह करते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हुकूमत वक़्त की तरफ से। अगर हुकूमत वक़्त उनको सही टाइम पे अगर देखे तो मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा वो एजुकेट नहीं हो सकते, एजुकेट हो सकते हैं वो लोग, उनको भी अवेयरनेस आ सकती है, वो भी ख्याल कर सकते हैं अप एंड डाउन का। प्रॉब्लम यही आ रही है कि अदारे तो काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर पे जाके, लेकिन अगर अगर हुकूमत वक़्त उनको सपोर्ट करे, और हमारे यहाँ मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत निचली सतह पे लोग बच्चे गए, उनके अंदर इतना टैलेंट है, हम खुद हैरान होते हैं कि ये आम एक गाँव और देहात का बच्चा, इसके अंदर इतना टैलेंट है, देखते भी हैं। अगर हुकूमत वक़्त साथ दे और उनको थोड़ी सी मेहनत करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी मुल्क तरक्की करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की कर भी रहा है। इश्तियाक साहब, कितना टाइम हो गया है सिंगिंग के फील्ड में और कब स्टार्ट हुआ था ये आपका सफ़र? वैसे तो मैं बचपन से ही गाता था। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम 7 और 8 ईयर्स की एज में मैंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया था। मैंने बाकायदा सीखा। क्या बात। और मैं सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलूची, पश्तो एंड इंग्लिश, मैं पाकिस्तान की तमाम लैंग्वेज में फ्लुएंटली गा सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। कितना अब मुझे बताएं कि अरसा हो गया, आपने तो एक डिकेड देखा होगा सिंगिंग का, पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने लेजेंड आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया होगा, तो उस वक्त की म्यूज़िक इंडस्ट्री और अब की म्यूज़िक इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आप? आजकल बहुत फ़र्क है उसमें, इस म्यूज़िक में और उस म्यूज़िक में। वो बाकायदा सीखा जाता था। जो सिंगर जो गाता था उसे ये पता होता था कि मैं ये गा रहा हूँ। हाँ। आजकल जो सिंगर भी गा रहा है उसे ये पता ही नहीं है कि मैं क्या गा रहा हूँ, वो अपने हिसाब से चलता है। आप ही के प्रोग्राम से मैंने एक बड़ी अच्छी बात सीखी थी। 3-4 प्रोग्राम पहले मैंने आपका एक प्रोग्राम टेलीविजन से देखा था, उसमें एक लफ्ज़ बड़े खूबसूरती से आपने अदा किया था कि गा ना। बिल्कुल ऐसा ही। गा फल्फ गा, गा नून अल्फ ना, ना। गाना खुद कहता है। गा का मकसद ये है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। आता है तो गा, वाह, और अगर नहीं आता ना, मत गा। क्या बात है। और एक और खूबसूरत है, बहुत सारे लोगों को एक्चुअल म्यूज़िक की जो डेफिनेशन है सही, वो भी लोगों को पता नहीं है। और ये मैं चाहूँगा कि मेरे जो जूनियर्स हैं, मेरे जो अच्छे देखने वाले हैं, वो भी इस बात को समझें। म्यूज़िक की सही और सिंपल, अकॉर्डिंग टू माई टीचर, जो मुझे उन्होंने सिखाया, हवा के ऊपर खूबसूरत नक्शो निगार बनाने का नाम म्यूज़िक है। हवा के ऊपर खूबसूरत नक्शो निगार बनाने का नाम मौसीकी है। क्योंकि एयर ही है ना जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, इसी को हिसाब से हम लोग आगे करते हैं। और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं पुराने गाने, आज से 25 साल का कोई किसी सिंगर का कोई गाना भी हो, तकरीबन मुझे बाई हार्ट ही याद है। मैंने कभी डायरी यूज़ नहीं की, सारी रात बैठ के सिंगिंग करता हूँ, कभी मैंने डायरी यूज़ नहीं की, और तमाम पाकिस्तान की लैंग्वेज में मैं गाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और ये हमारे जो है वो क्या नाम है, एक तरीके से समझा जाए तो हमें इनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए। हमारा आजकल, मैं अभी फिर वही बात रिपीट करूँगी कि बड़ी नौजवान नस्ल ऐसी है कि वो अगर 3-4 उनको गाने याद होगा, या उन्होंने ज़रा सा, किसी ने उनको ज़रा सा कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी, बस वो समझते हैं बस अब मैं सिंगर बन गया, मुझे कोई कुछ सिखाए ना, मुझे सब आ गया है। तो भाई ये अभी तक स्टिल नाउ, मतलब मैं तो खैर ये समझती हूँ कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और हमारा कोई अभी तो है ही नहीं कोई कंट्रीब्यूशन सिंगिंग में, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यकीनन आना, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें ये है कि भाई सीख कर आएँ। आप एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग पढ़ें, एक्टिंग सीखें।
आप सिंगिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग सीखें। उस्ताद का जिक्र अगर आए तो आपके उस्ताद जो आपने बताया अकॉर्डिंग टू योर टीचर, तो वो टीचर कौन थे? मेरे टीचर बहुत मशहूर फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, यहाँ कराची रेडियो पाकिस्तान से एज ए प्रोग्राम मैनेजर रिटायर हुए, इकबाल हुसैन शेख साहब। इकबाल हुसैन वन ऑफ द बेस्ट वायलिनिस्ट इन द एशिया। एग्जैक्टली। शाह ईरान के दौर से उसे ये दिया हुआ अवार्ड था और पूरे पाकिस्तान उसको जानता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत तो मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा। बिग लेजेंड है वो, और ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ माजरत के साथ लोग जो है ना वो समझते हैं, मेरे पापा एक अल्फाज कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं ना कि हमने सब खुद सीखा है, वो बेउस्तादे लोग होते हैं और उनको कभी कुछ नहीं मिल सकता। चले आपने अगर किसी से फिजिकली नहीं सीखा तो एटलीस्ट जो गाना सुन के आपने सीखा है वही आपका ख्याली उस्ताद होते हैं, ख्याली उस्ताद हो जाता है आपका। आप माने तो सही, एक्सेप्ट ही नहीं करते। करना चाहिए एक्सेप्ट, तो सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आगे नहीं चल सकता। यहाँ लोग अपने मौसम को भूल जाते हैं, है ना, ऐसा ही है। आसिफ शाहीन साहब कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे, मौसम को भूल जाते हैं? हमारे यहाँ ये बदबख्ती है, अफसोस समझें कि लोग जिससे सीखते हैं, जिसने थोड़ा सा उनको 2 कदम भी चला, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे अगर किसी शख्स ने 2 कदम चलाया है या 2 लफ्ज़ भी सीखने के लिए दिए तो मैं उसको समझता हूँ उस्ताद। और जिस शख्स ने अगर अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं की वो बेकार है। उस्ताद चाहे उसने 2 लफ्ज़ भी आपको, मैं आज भी अपने गाँव जाता हूँ या गोड जाता हूँ, देखता हूँ कि यार मेरे वो उस्ताद, मैं उनको मिलने जाता हूँ। जिस शख्स ने अपने उस्ताद का एहतराम नहीं किया, जिससे सीखा है, वो बेकार है, वो उसकी कोई सर मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, मेरी हालांकि वो मेरी ट्यूशन टीचर हैं लेकिन फिर भी मेरी उस्ताद है, उन्होंने मुझे 4 साल ट्यूशन पढ़ाया है। हम जब इवेंट्स में जाते हैं तो आपको पता है वो आर्टिस्ट का एक अपना अरोमा होता है कि भाई बैक स्टेज बैठना है, बाहर नहीं आना जब तक एंट्री ना हो जाए, ये वो सारी चीज़ें। तो हम एक इवेंट में थे, मुझे वहाँ परफॉर्म करना था, मैं बैक स्टेज बैठी थी। आप यकीन मानिए कि मुझे सिर्फ एक झलक नज़र आई है कि शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरी वो टीचर जो ट्यूशन टीचर हैं वो इस ऑडियंस में शायद मौजूद हैं। मैंने हालांकि मुझे वहाँ के बाउंसर्स सब कहने लगे कि आप बाहर मत आए यहाँ, क्योंकि ज़ाहिर क्राउड था, वो पब्लिक इवेंट था। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरी टीचर हैं, या तो आप उनको यहाँ बुला दें या मैं खुद चली जाती हूँ उनके पास। तो मैं वहाँ से निकली बैक स्टेज से, सारे मजमे के बीच में से मैंने उनका हाथ पकड़ा और वो इतना खुश हुई देख के, अरे तुम यहाँ, बहुत खुशी हो रही तुम्हें। मतलब वो फिर सबको प्राउडली बता रही थी कि जो अभी परफॉर्म कर रही है ना ये मेरी स्टूडेंट है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अभी तक ऐसा है सर, हम तो मतलब उस्तादों की हाथों से निकले हुए लोग हैं, तो हम लोगों को तो बड़ी कदर होती है उस्ताद, कदर करनी चाहिए उस्ताद की, अपने बड़ों का एहतराम करना जरूरी है। ऐसी थोड़ी कह देते थे बचपन में जब हम क्लास में होते थे, लोग कहते थे अरे टीचर की सीट पे नहीं बैठना, फेल हो जाओगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट हमारा था। मैं अभी आपकी बात करके, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो एक पायलट जहाज लेके जा रहा, तुर्की की वीडियो थी वो, तो उस में मुसाफिरों में उस पायलट का टीचर था, तो उसने बाकायदा उठ के जहाज़ छोड़ के टीचर के पास है, तो टीचर एकदम हैरान हो गया कि माशाल्लाह मेरा एक स्टूडेंट इतना बड़ा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, टीचर के भी और स्टूडेंट के भी, उस पायलट के। तो मुझे देख के बड़ा मैंने कहा ये होती है असल कदर, और कदर तो करनी चाहिए आपको अपने मौसम की भी, अपने उस्तादों की भी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़े मज़े मज़े की बातें चल रही थी और इंट्रैक्शन ऐसा चल रहा था, कोई टॉपिक ऐसा चल रहा था कि भाई आपको अपने मौसम की, आपको अपने उस्ताद की हमेशा से जो है वो कदर करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यही वो चीज़ें हैं जो शायद हमें आगे बढ़ने में मदद देती हैं। अगर हम बात करें नौरीन एजुकेशन की, हेल्थ की, तो हमारे पास जैसे अभी भी आसिफ साहब भी बात कर रहे थे और वाहिद साहब भी बात कर रहे थे कि हमारे पास ये 2 मेजर चीज़ें हैं जिनके बड़े इशूज़ हमें फेस करने को मिलते हैं। ठीक है, हेल्थ की बात की जाए तो उसमें भी बहुत सारे इशूज़ हैं,
एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कभी कहीं पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है कि भाई अगर आप ओ लेवल्स में पढ़ रहे हैं तो आपका एक अलग जो है वो कोर्स होगा, या आपका जो एकेडमिक्स की चीज़ें होंगी वो अलग होंगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी एक अलग चीज़ें होंगी। तो हम इस मयार को कैसे एक मेंटेन रखें, बराबर रखें, वो वाला जो एक फिनोमेना हमारा शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, उसको कैसे कायम करें? जी, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है। हेल्थ के ऊपर हम पहले बाद में आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन है, देन हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, देन एवरी डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। विदाउट एजुकेशन या विदाउट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के कोई भी डिपार्टमेंट वर्क नहीं कर सकता। और हमारे पास नो डाउट कि ये थोड़ा सा बैकड्रॉप है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, कि यहाँ पे जो है एकेडमिकली तो चलाया जा रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ अब आने वाले वक्त में काम आने वाली हैं, लाइक टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग्स, स्किल ट्रेनिंग्स, लाइक बाहर की कंट्रीज़ के लोग कहते हैं कि एजुकेशन अपनी जगह पर है, लेकिन स्किल आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। इवन हायर डिग्रीज के बाद भी वो कोई ना कोई छोटी मोटी स्किल ज़रूर कर रहे होते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं, मैंने बाहर भी एक हमारे PhD स्कॉलर थे, उनकी जो सबसे, आपको हैरत होगी कि उनकी जो सबसे बेस्ट स्किल्स थी वो क्या थी, वो सबसे अच्छे कारपेंटर थे। उन्होंने अपने घर को खुद ही वुडन क्राफ्ट के साथ डिज़ाइन किया हुआ था, और उन्होंने जब उनसे पूछा गया था कि एजुकेशन में इतने मेडल्स आपके पास रखे हुए हैं, तो वो कहते ये मेरा शौक़ है, स्किल्स, एजुकेशन मेरा शौक़ है, स्किल्स मेरे बुरे वक्त में काम आने वाली चीज़ है। इन दोनों को मैंने पैरेलल रखा, लेकिन जो घर उनको हमने डिज़ाइन देखा उन्होंने खुद डिज़ाइन किया हुआ था। लाइक स्किल्स ऐसी चीज़ है जो आपको एजुकेशन के साथ काम आएगी, लेकिन अब हमारे एकेडमिक सेक्शन में, एकेडमिक सिस्टम में जो है स्किल्स को अब लाया जा रहा है। हाँ। वो भी सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की साइड से, कंप्यूटर साइड से। ये जो हार्डवेयर करवाए जा रहे हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल, और जो हार्डवेयर कोर्सेज हैं, जो हार्डवेयर की स्किल्स हैं, लाइक अगर वुमेंस हैं, अगर हम घर बैठी हुई ख़वातीन कोई लड़कियों को देखें जो बेवा है या तलाक याफ्ता है या वट एवर जो भी उनके साथ इश्यूज़ है, वो अपनी एम्पावरमेंट को अपनी स्किल्स के साथ ही एसोसिएट कर सकती हैं। एसोसिएट, अब वो स्किल्स उनकी या तो सिलाई करने की हो, अच्छी डिज़ाइनिंग की हो, खाना बनाने की हो। आप आज देखें शेफ़, अच्छी अच्छी शेफ़्स जो है वो, मतलब पहले उनका कहीं भी लुकआउट नहीं था, लेकिन अब अगर उनको देखा जाए तो वो अच्छी शेफ़ बन के भी सामने आई हैं। लाइक उनको बुरे वक्त ने पॉलिश किया उनको। हाँ, और ये बुरा वक्त कब आया, मैं आपकी बात इंटरप्ट करूंगी, कि हमें कोविड में मिली हैं बहुत सारी एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर है हमारे जो मर्द हजरात थे सबकी किसी की जॉब्स चली गई, चीज़ें बंद हो गई, पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी, तो पता नहीं कितने साल दुनिया को पीछे कर दिया इस कोविड ने, लेकिन यहाँ हमें होम शेफ ज़्यादा मिली। एग्जैक्टली, तो अब एक एम्पावरमेंट के लिए एक औरत अपने स्किल को ही एसोसिएट करेगी। और वाकई आपकी बात सही है, कोविड में जितनी डिग्रीज थी वो घर बैठ गई थी और सिर्फ स्किल्स बाहर थे, स्किल्स काम कर रही थी। ऐसा ही है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स हार्डवेयर मींस, अगर यूएस में मैं देखूं तो वहाँ पे हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी से ही स्किल्स के ऊपर लेकर आया जाता है, मतलब उनको टूल्स दिए जाते हैं, उनको कोई भी चीज़ असेंबल करने के लिए दी जाती है बच्चों को। बच्चे छोटे लेवल से ही अपने माइंड को जो है स्किल साइड पर लेकर आ रहा है, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ एकेडमिकली चल रहे हैं। एकेडमिक्स में हमारे पास जस्ट डिग्रीज आ रही हैं, राइट, सिर्फ डिग्रीज ऊपर लेवल पर आ रही हैं। जो स्किल्स है ना वो हमने अपने अंदर पैदा ही नहीं की है अभी। लाइक अगर कोई बच्ची है जिसके पास पढ़ने का लिखने की कोई डिग्री भी ना हो, एटलीस्ट अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर उसमें कोई एजुकेशन ही नहीं है और उसने कहा कि मैं अपने आप को कैसे एम्पावर करूं या माशरे में कैसे लेकर आऊं, अपने आप को सस्टेन कैसे करूं, अपनी लाइफ को, घर को, बच्चों को कैसे चलाऊं, एटलीस्ट उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट स्किल जो वो है ही कम्युनिकेट करना। मतलब आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसका भी एक तरीका है। आप अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी एक स्किल्स है। अगर हम सिर्फ घर पे ही बैठे रहें, हम ना बताएं किसी को भी, तो किसी को शायद पता भी नहीं लगे माशरे में कौन सी जगह पे क्या फेस किया जा रहा है। तो बात ये सही है कि एकेडमिकली हमें अपने सिस्टम में स्किल्स को लाना चाहिए, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हार्डवेयर की भी। लाइक अगर टेक्नोलॉजी भी है तो उसको भी असेंबल किया जा रहा है, लाइक उसको हार्डवेयर के साथ असेंबल किया जा रहा है। AI बनाई जा रही है तो उसमें कितने प्रॉप्स यूज़ हो रही हैं, कितने वायर्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सी प्रॉप यूज़ हो रही है, कौन सा वायर यूज़ हो रहा है। जैसे आजकल आया हुआ है फाइबर ऑप्टिक। ये फाइबर ऑप्टिक एक वायर है जो हमें नेट टू नेट कनेक्ट करके दे रहा है। ये एक हार्डवेयर की डिवाइस, मतलब हार्डवेयर चीज़ है, ठीक है।
इसमें है क्या, इसकी वर्किंग क्या है, ये किस तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, ये हम लोगों को नहीं पता। हम जस्ट अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, हम अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट गैजेट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेकिंग क्या है, उनकी असेंबलिंग क्या है। अब ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये लोग टेक्नोलॉजी बेस पे अगर हम देखें, ये अपर इसीलिए आते हैं कि अपने आप को परफॉर्म करके उसको यूज़ करके उसका जो आउटकम आ रहा है उससे सीख के इसमें क्या नई चीज़ हमें ला सकते हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जब तक हम कंटिन्यूस लर्निंग में नहीं रहेंगे, स्पेशली स्किल्स में, जब तक हम मेंटेन अपने आप को आगे चल के आगे के लाइफ में नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेशक एजुकेशन पहले आती है। अब एजुकेशन में भी सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका माइंडसेट कैसा है। हाँ अगर आपका माइंडसेट एजुकेशन वाइज भी नहीं है, उस माइंडसेट को चेंज करना सबसे बड़ी बात है। अब वही बात है कि जब तक आपने सोचा ही नहीं होगा कि हम अच्छा कुछ कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें, तो पढ़े बगैर तो आप कुछ सीख नहीं सकते। क्या बात है, बिल्कुल करे सही बात। बगैर भी आप कुछ नहीं सीख बिल्कुल सकते। बिल्कुल ऑन पॉइंट बात की है नौरीन ने। और यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ कि भाई बातों को आप सिर्फ सुना मत करें, आप अमल भी किया करें उस पर। मतलब इतनी सारी बातें की हैं उसमें से कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ हर बात में कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज है आप लोगों के लिए, तो उसको ज़रूर आप लोग सुने भी, उस पर अमल भी करें। ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बातें ज़रा बेहतरी का बायस बनती हैं। जब इश्तियाक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर ली जाएँ। और हमारे लेजेंड, हमारी फरमाइश है कि मेहदी हसन खान साहब का कोई एक गाना हम चाहते हैं आपकी आवाज़ में शामिल किया जाए नई सुबह में। चले, मैं आपके कहने से जो भी अगर आप फरमाइश करना चाहें तो मैं मेहदी हसन के तमाम सॉन्ग्स मुझे याद हैं, उनमें से सर मैं खूबसूरत गेस्ट से पूछ लेती हूँ ना, कोई मेहदी हसन खान साहब के गाने की फरमाइश, वरना मेरे जहन में तो है, फिर वरना मैं कर दूंगी। आप कर भाई साहब आप। अब उनके तो सारे गाने बेहतरीन हैं। हाँ बिल्कुल अब ऐसे। जो- आसिफ साहब आप कोई फरमाइश? एक है अब के बिछड़े के शायद ख्वाबों में ख्वाबों में मिले, अब exactly। के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में। ख्वाबों में मिले वाली। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। क्या कहने। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों क्या बात है। में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या बात। लेकिन मैं अपनी फरमाइश भी नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल। वो भी सुनूंगी मैं। आपकी है कोई फरमाइश? मैं जो सुनना लगा। मेरी यही फरमाइश हाँ, थी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। ये बड़ी खूबसूरत गज़ल है और बड़े मूड में मेहदी हसन साहब ने वाह बात बिल्कुल बिल्कुल। फंक्शंस में गाई है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे क्या बात है। चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी क्या बात है, क्या कहने। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है।
एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। और मैं तो खैर कुछ भी नहीं होती हूँ इश्तियाक भाई आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाली, क्योंकि अभी तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप जैसे लोगों से भी सीख रहे हैं। और यकीनन ये जो अंग, ये जो स्टाइल है, हम कहीं चले गए थे, वहां पहुंच गए थे हम कहीं ना कहीं। तो बस अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी उम्र दे, अल्लाह पाक जो है वो इसी तरह से आप हम सबको जो है वो ये सुनाते रहें, सिखाते रहें चीज़ें। मैं जो बात कर रही थी बेसिकली सीनियर जूनियर वाली, कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ फेस की होगी कि जो जूनियर्स हैं उनमें बड़ा जल्दी गरूर आ जाता है। जी हाँ, प्राउडी एक्चुअल सीखे हुए नहीं होते, ये नहीं है कि उनका एक अलग ट्रेंड है, वो अच्छा गाते हैं, अपने हिसाब से गाते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर सीख कर गाएं तो चार चांद लग जाएंगे, चार चांद लग जाएंगे। सीख कर गाएंगे, उन्हें पता होगा कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और मेरा एक बेटा है, एनईडी से पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा। मैंने उसे घर से ही गिटार सिखाया है और घर से ही उसको सिंगिंग सिखाई है। मैं इंशाल्लाह मैं इट्स माई प्रॉमिस विद यू, नेक्स्ट टाइम मैं आपको उसके प्रोग्राम में आप उसको लाऊंगा। ही इज़ वन ऑफ द गिटारिस्ट इन द पाकिस्तान नाउ। वो इतना अच्छा गिटारिस्ट है, लेकिन मैंने अभी उसे इजाज़त नहीं दी। मैंने उसको ये कहा है कि फर्स्ट आपके हाथ में, एक हाथ में पहले डिग्री होनी चाहिए, दूसरे हाथ में गिटार, तो अच्छा लगता है। एजुकेशन के साथ सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। वही बात जो अभी नौरीन कर रही थी कि किसी भी फील्ड में जाना आपने, अगर एक सिंगर भी है वो स्टेज पे खड़ा हुआ, उसके बात करने से पता चल जाएगा कि वो एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है या वो खुद भी एजुकेटेड है। भाई साहब, एजुकेशन पे जब बात चली रही है तो उसकी कोई हम चाहेंगे आपकी तरफ से भी थोड़ा कंटिन्यू किया जाए आगे कि एजुकेशन हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त क्या आप देखते हैं, क्या बेसिक ऐसे मसाइल हैं जो हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को दरपेश हैं? जी, वो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम जो है ना वो स्टैंडर्ड्स का हो गया है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स का, कि उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई है। उसके अंदर जो ओ लेवल, ए लेवल की क्लासिफिकेशन है वो एक अलग है, बोर्ड का एक सिचुएशन अलग हो गई है। फिर उसके बाद बोर्ड में भी जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को। अच्छा, जो पढ़ना चाहते हैं वो बेचारे कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी हर्डल आती है आगे। उसके अलावा जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो फीसिस हैं वो इतनी हाई हो गई हैं कि अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत कोशिश करना पड़ जाती है। Exactly. तो ये सपोर्ट भी जो है अगर नहीं मिलती तो फिर वो एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं। लेकिन रेगुलर एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो उस लेवल तक जाए कि हर किसी को एजुकेशन मिल सके। जो आपने बात करी थी लास्ट टाइम कि वो एक किसी छोटे से इलाके में गई और वहाँ पर वो एक बच्ची जो है वो आपको इस तरह से मिली, तो एजुकेशन हासिल करना सबकी ख्वाहिश है और वो हर बच्चा भी चाहता है उसमें, तो उन तक वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अच्छा देखिए, ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता कि मतलब हमारे यहाँ जो NGOs काम कर रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड, बेसिक जो नीड है वो गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करे और गवर्नमेंट इसको आगे लेके चले तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अब उसकी सपोर्ट में NGOs बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे हमारी अलविद सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो है उसमें मोटिव मेन वही है, एजुकेशन और मेडिकल। मेडिकल में जो है वो सपोर्ट लोगों की चलती रहती है, कैंप्स भी लगाते रहते हैं हम लोग। एजुकेशन के लिए सपोर्ट में ये होता है कि हम वो नीडी स्टूडेंट्स ढूंढते हैं कि जिनको ये सपोर्ट चाहिए कि फ़ीस वगैरह उनसे अफोर्ड नहीं हो सकती, उनको सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एजुकेशन में, अभी हम एक स्कूल भी गवर्नमेंट की तरफ से लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी जो है वो इंडिविजुअली रन करने के लिए, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से, तो उसको इंडिविजुअली रन करके और उन तक एजुकेशन पहुंचाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने बात की ना कि एजुकेशन हासिल करना सबकी ख्वाहिश है, तो इसी तरह से मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे जो हाई स्टैंडर्ड्स के स्कूल्स हैं उनके सामने जो लोग जो है वो ठेला लगाते हैं ना खाने का, उनका भी दिल चाहता होगा अगर हमारे बच्चे भी इसी लेवल पे जाके पढ़ें, या जो ऑटो वाला जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देता है उसका भी दिल चाहता होगा कि मेरे बच्चे भी अच्छे महंगे स्कूल से पढ़ के निकलें। या चलो
ठीक है आप एटलीस्ट एजुकेशन का मयार ऐसा कर दो कि अब फिर उन लोगों को ये नेग्लेक्ट ये ना रहे कि ये रिग्रेट ना रहे कि भाई हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन कुछ और है, वो कोर्स वो निसाब कुछ और है, और जो हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका निसाब कुछ और है। तो इस पर बड़ी होनी चाहिए। हाँ आसिफ शाहीन साहब, लास्ट टाइम जब आप आए थे हमने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी का कोई एक वाकया यादगार, तो आपने बताया था कि भाई ऐसा एक वाकया है, वो आप डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ मीडिया पर्सन, क्या देखते हैं कि एजुकेशन के लिए आप अभी आगे मजीद और क्या अपने हैंड से कर सकते हैं? देखें, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो किसी न किसी के काम आए। हर बंदे का एक माइंडसेट होता है कि मैं इस सेक्टर पे जाके काम करूं। देखें, जो मेरी कोशिश है अभी भी हम कर रहे हैं, मैं बहुत सारी अदारों के साथ मेरा कोलैबोरेशन है, उठना है, वास्ता है, NGOs के साथ भी, सरकारी सतह पे भी बहुत सारे अदारे हैं जिनके साथ में मेरा सुबह शाम वास्ता है। इसमें बड़ी कोशिश है और ख्वाहिश भी है कि हर उस बच्चे को, हर बच्चे का हक है एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेशन मिले ताकि हमारा मुल्क भी उससे तरक्की करेगा। अगर हम एजुकेटेड नहीं है तो हमारा मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता, और हम इसी वजह से बहुत ज़्यादा पीछे भी हैं। ऐसा ही है, एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे। तो आप जैसे कह रही हैं मेरी हर सर हम इम्प्रूव नहीं कर रहे, मसला ये है। अभी लेट सपोज मैं एक बात अगर आपसे डिस्कस करूं कि अभी एक पीछे एक बवाल उठ गया था कि भाई AI आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, उसने नौकरियां खा ली। तो भाई नौकरियां इसलिए खाली क्योंकि आपने नौकरियां दी ना उसको। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो और आपको लगता है कि AI आ गया है तो आप AI सीख लो, ऐसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल। दुनिया के साथ अपग्रेड भी हो जाओगे। अब इससे ये थोड़ी कि अगर AI ने आके चीजें आसान कर दी हैं, आपने उसको सीखना है नहीं, इंप्रूव होना नहीं है, और आपने एक टेक्नोलॉजी पे ब्लेम दे दिया कि मैं हमारी नौकरी खा गया AI। तो ऐसा है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आप एजुकेशन है, आप अपने जो सीखा है आपने दूसरे को सिखाओ। लेकिन अफसोस के साथ अब ये यहाँ इस दौर में ऐसा हो गया है कि अगर मेरे पास कुछ चीज़ है या आपके पास कुछ है तो हम कोशिश करते हैं ये मेरे पास ही रहे, मैं दूसरे को ना दे सकूं कि लोग मेरे ही मिन्नत करें। हाँ। तो यहाँ सबसे बड़ी बदबख्ती ये चल रही है। और फिर ऐसा भी कि अगर हम देख रहे होते कि कोई जो है वो गड्ढे में गिर रहा है तो हम अपने मतलब बराबर वाला अगर कोई बोलते हैं कि यार मैं जरा इसकी मदद करूँ, बोले यार छोड़ो यार, उसकी अपने है, खुद ही हेडेक है, खुद ही देखेगा। आप जाएं रोड पे देखें, एक्सीडेंट हुआ पड़ा एक, मैंने खुद अपनी आंखों से एक दफ़ा देखा एक्सीडेंट रात के टाइम, वो बंदा यानी कि ज़ख्मी हालत में पड़ा है, छिपा एम्बुलेंस खड़ी है या कोई यहाँ जो हमारे यहाँ अदारे काम कर रहे हैं, 7 लोग उठा के उसको उसमें नहीं रखवा रहे। क्यों? नहीं कि यार कल पुलिस कुछ दूसरे अदारों में पूछताछ होगी कि आपने भेजा कैसे उठाया। लोग मदद करना छोड़ गए हैं। और अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल एग्री करूंगी, मदद करना छोड़ चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो चलो 20% ही इसमें कहीं ना कहीं कसूर सिस्टम का भी है हमारे। ऐसा कर दिया है ना ऐसा निजाम कि लोग अब डरते हैं। अब लेट सपोज अभी हम बात करें कि पहले के दौर में होता था कि अगर हम किसी रोड से जा रहे हैं और वहां पे कोई बाइक वाला खड़ा है, उसकी बाइक खराब हो गई है, पेट्रोल का इशू है, तो हम रुक जाते थे हेल्प करने के लिए। अब हम नहीं रुकते, क्यों? क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई लॉजिक ना हो इन लोगों की, नहीं रुक पाते हम। मैं माजर के साथ आप थोड़ा सा 25-30 साल पहले चले जाएं, तो जब हमारा बचपन था हम गलियों में जाते थे ना, तो कभी देखना फ़लाँ बुज़ुर्ग आ रहा है तो गलियों में छुप जाते थे कि फ़लाँ बुज़ुर्ग आ रहा मारेगा। तो ऐसा होता था, कभी बुज़ुर्गों ने मारा, 2-4 थप्पड़ मार दिए, हम घर जब जाते वालदा को बोलते थे या वालिद साहब को रो के बताते थे फ़लाँ बाबा ने मुझे मारा है, तो वो 2-4 और थप्पड़ मारते थे कि आपने कोई गलती की होगी, एहतराम था। अब यकीन जाने, मैं क्योंकि सोशल भी काम कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी काम कर रहा हूँ, स्कूल में टीचर ने मार दिया तो माँ बाप पहुँच जाते कि आपने हमारे बच्चे को थप्पड़ मारा है, आप होते कौन हो, आपकी जरूरत क्या है। यकीन जाने हमारे माँ बाप ने तो उस्तादों को ये कहा था कि वो कौन सी मिसाल है, नहीं वो एक मिसाल भी है ना कि वो गोश्त आपका और हड्डियां हमारी, वो वाली बात की थी कि भाई आपका है और आपने जैसे इसको पढ़ाना है लिखाना है। सही है, उस्तादा जो है उनको भी थोड़ा ये ख्याल करना चाहिए कि बेजा ना मारे, मतलब हाथ तो वैसे भी नहीं उठाएं, लेकिन ये एहतराम जो आपने भी बोला ना कि घर वालों की तरफ से बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था। आज के दौर में आप तो स्कूल की बात करें, अगर हम हमारी गली से कोई बुजुर्ग गुजर जाए, बच्चे उस पर आवाजें कस रहे होते हैं, कोई भी मतलब उससे टॉन्टिंग कर रहे होते हैं, ये जाके अगर किसी ने किसी के घर में शिकायत कर दी तो माँ बाप जो शिकायत लेकर आया उसको डांट रहे होते हैं। यही तो मैंने बोला कि बच्चे को अगर टीचर ने थप्पड़ मार दिया, वैसे तो नहीं मारते टीचर भी किसी, उस मसले में भी लास्ट में एक स्कूल में मुझे जाना पड़ा, पता चला जी वहाँ बच्चे को बहुत तशद्दद कर दिया हमारा। जब हम गए तो बच्चे की हरकत ऐसी थी जो भी मैं बयान नहीं कर सकता, तो उस पर उस टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया तो माँ बाप उसको जाकर थप्पड़ मारी, उसकी वालदा। अब आप क्या समझे, इसके पीछे एहतराम ख़त्म हो गया हमारे यहाँ,
बड़ों का हमने एहतराम ऐसा नहीं ही है, करते। ऐसा ही है। तो ये भी एक हमारी जो बैक जाने की वजह है कि हमने अपने बड़ों का एहतराम छोड़ दिया। बड़ों का एहतराम छोड़ दिया। और एक और चीज़ जिससे मुझे बड़ा इख्तलाफ है वो ये कि जब अब जब हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो हम ये करते हैं कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए होते हैं हम कमरों में बैठे रहते हैं और अपने घर वालों को कहते हैं यार ये चले जाए ना तो बता देना बाहर आ जाएंगे। मेजर ड्रॉबैक है हमारी जिंदगियों का। ये रिश्ते जब जिंदगियों में नहीं रहते ना तब जाके इनकी वैल्यू का अंदाजा होता है। और ये तो नेचुरल फैक्ट है कि आपके पास जो चीज़ है, लेट्स से बहुत अभी हमारे पास फोन्स हैं, हमें कदर नहीं है, हम इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया कुछ भी है, लेकिन जब ये फोन्स नहीं होंगे हमारे पास तो फिर हमें होगा कि यार हमें ये ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें थी। तो बस ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जैसे कि बातें बहुत ज़रूरी हैं ऐसे हमारे प्रोग्राम में ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। तो छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ये तो होता है ना, जो ये मैं हंसते हुए वापस आती हूँ, आप लोगों को पता है कि लाइव शोज कर रहे होते हैं हम लोग, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि कभी कभी आपके कानों में कोई ऐसी आवाज़ आ जाती है कि आप बेसाख्ता आपको हंसी आ जाती है और फिर सारे आप लोगों के सामने आना भी होता है। तो मैं तो हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि हम नेचुरल बात कर रहे होते हैं, नेचुरल लाइवली चीज़ों को जो है वो लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा इश्तियाक साहब, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे जब आप गाएंगे, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक अपनी पसंद से कोई भी अच्छा सा पाकिस्तानी गाना किसी भी सिंगर का आप हमें सुनाएं। आपके फेवरेट सिंगर कौन है इश्तियाक साहब? मेरे म्यूजिशियन साहब हाँ। मैडम नूरजहां, गुलाम अली, क्या बात है, लता गुलाम को अली सुनता साहब। हूँ बहुत क्या बात, शौक से, क्या बात। जगजीत को सुनता हूँ। तो मैं चाहूंगी फिर कोई या तो गुलाम अली साहब का या मैडम नूरजहां जी का कोई गाना भी ऐड कर सकते हैं। मैडम का सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। एक बड़ा खूबसूरत गाना था, वो सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन गाने में बड़ा मुश्किल है। आपको सुनाता हूँ। मोहब्बत की कसम तुमको किए वादे वफा करना, मोहब्बत की कसम तुमको किए वादे वफा करना, हमेशा के लिए एक साथ रहने की दुआ करना, क्या कहना। मोहब्बत की कसम तुमको किए वादे वफा करना, तुम्हें ये कौन कहता है, तुम्हें ये कौन कहता है कि मेरे पास आ बैठो, क्या कि कहना। मेरे पास आ बैठो, हमें बस दूर ही से देख कर तुम हंस दिया करना, मोहब्बत की कसम तुमको किए वादे वफा करना, तुम्हारे प्यार के दम से, तुम्हारे प्यार के दम से मेरी दुनिया में रौनक है, मेरी दुनिया में रौनक है, तुम्हारे प्यार के बदले ये दुनिया लेकर क्या करना, क्या कहना है? मोहब्बत की कसम तुमको किए वादे वफा करना। क्या बात है नौरीन साहब, थोड़ा एंजॉय करेंगी, थोड़ा म्यूजिक से दिलचस्पी है? नहीं, मुझे बिल्कुल ही लिटरली इतनी नहीं है, लेकिन अब जब इनके अब हो गई। वर्डिंग सुन रहे हो ना, लिटरली हुआ कि वो जो मैं आपको बताऊं, खैर मुझे ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रो वन, मतलब वो ऐसा इनके तो बिल्कुल मुकाबले के नहीं है हम लोग, लेकिन इतना तो हमें भी मतलब उस्तादों के साथ रह के सीख के ये बात आ गई कि आपके एक्सप्रेशंस बड़ा मैटर करते हैं गाना गाते हुए। चीज यही होती है। जैसे आपने वो जब आपने हंस बोला ना तो वो पता चला कि आप हंसी की हंस बात रहा है कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है, क्या कहना, लिटरली बहुत ये सारी चीजें जो है ये बड़ा मैटर करती हैं सिंगिंग में। अच्छा
क्या कैसे डिफाइन करेंगे इश्तियाक साहब, सिंगिंग क्या है? आपने मौसीकी तो बताया, लेकिन जो हम गाते हैं स्टेज पे, चाहे परफॉर्म कर रहे हो, चाहे हम गजल गायकी कर रहे हो या चाहे हम रॉक पॉप कर रहे हो, कि डिफरेंट जॉनराज है म्यूजिक के, तो उसको हम किस तरह से मतलब प्योरली अपने अंदर समा सकते हैं म्यूजिक को? ये बिल्कुल प्योरली समाने की बात है। म्यूज़िक जैसे ये कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है और इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर ये अच्छा गा रहे हैं आपको, तो जो नहीं समझता वो भी आपको दाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। अब नुसरत फ़तेह अली साहब बहुत बड़े नाम था पाकिस्तान का। अब आपने देखा होगा लंदन में जो द मस्त कलंदर गाया, तो वो सारे अंग्रेज़ ये कह रहे थे हमें ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है, लेकिन ये जो गा रहा है वो हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वी आर एंजॉय फ्रॉम। मौसीकी टोटल डिपेंड करती है एक्सप्रेशन पे। मैं आपको छोटा सा मेहदी हसन साहब का ये एक और चीज़ है, बिल्कुल आपको मैं शेयर करूँ, डेडिकेट बिल्कुल करूँ। बिल्कुल। प्यार भरे दो शर्मीले एक्सप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत में तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले क्या कहना आसिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जैसे बोला कि रूह जो है मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन दिलचस्पी रही है कभी ज़िंदगी में मौसीकी भी और मेहदी हसन से ख़ासकर उनके गानों से। गाते हैं खुद भी थोड़ा शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनने का भी नहीं तो। लेकिन इश्तियाक साहब ने जैसे गाया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ये भी ज़रूरी है सर, ये हमारा काम है। मतलब सर जैसे इश्तियाक साहब कर रहे हैं, मैं हूँ सिंगिंग फील्ड से वाबस्ता, हमारे जितने भी बहुत अच्छे से लेजेंडरी सिंगर्स हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये जो जॉब है ना हमारी, ये हमारा पैशन है। और जब आपका पैशन, जैसे आपके लिए अगर जर्नलिज्म पैशन है और पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए ना, तो फिर आपको नहीं कोई रोक सकता। आप फिर मेहनत पे मेहनत, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, बड़ों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। आज वही हम बार बार यही कर रहे हैं यंग सिंगर्स की, कि पहले के दौर में इस तरह से होता था। इश्तियाक साहब अगर मेरी बात से एग्री करें, क्योंकि मैं भी उस्तादों के बीच में से निकली हुई बच्ची हूँ, तो ऐसा होता था कि आप गाना गाने बैठने के लिए भी आप अपने उस्ताद से इजाजत तलब करते थे। ऐसा ही है ना, There is no doubt about this, आप जो है ना वो तलब करते थे इजाजत, फिर आप बैठ गए, बैठने के बाद अब आपने, अगर आपके बैक पर जो है वो 4 म्यूजिशियंस हैं, तो आपने अलग अलग फर्दन उस्ताद जी इजाजत, उस्ताद जी, मतलब इस तरह से आपको इजाजत लेनी पड़ती थी। मुहज़्ज़ब चीज़ है, ये सिखाता ही अदब है। आप पूरे यूरोप में चले जाएं, एज ए अखलाकियात इसको सिखाया जाता है। घर में क्लासेस वगैरह, इनको ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाई जाती है। म्यूज़िक सिर्फ अदब और अखलाक सीखने के लिए। या बड़े नवाबों के, इनके जितने महलों में आप जितने जो देखेंगे, बाकायदा साजिंदे म्यूजिशियन उन्होंने अपॉइंट किए हुए होते थे, सिर्फ इनको अदब और अखलाक सिखाने से और फर्दर बुरी एक्टिविटी से बचने के लिए उन बच्चों को म्यूज़िक की तरफ राग़िब कर देते। ऐसा ही है, बिल्कुल। अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि म्यूज़िक सिखा रही हैं, लेकिन वही बात अभी हम कुछ दिन पहले भी अपने शो में बात कर रहे थे कि भाई आप कुछ भी करना है, आप ये देखें कि आप ऑथेंटिक लोगों के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यानी वो लोग जिनको म्यूज़िक के नो हाउ है ही नहीं, माजरत के साथ
मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पे बड़ा ऐसा ड्रॉबैक हुआ है कि आपने कॉम्पिटिशन्स करवाए, टैलेंट हंट्स करवाए, आपने प्लेटफॉर्म्स दिए यूथ को, लेकिन आपने जजमेंट्स के लिए जिनको बिठाया उनको म्यूजिक की नो हाउ ही नहीं है, उनको म्यूजिक का पता ही नहीं है। जब उनको पता ही नहीं है मौसीकी का, तो वो सामने बच्चे को जज कैसे करेंगे? तो ऐसे लोग, जी मैंने एक चीज़ यहाँ पर बैठ के स्टूडियो में सीखी, और उसका खैर वो हो गया कि वो कहते हैं ना मौसीकी की कोई ज़बान नहीं होती। तो मैं अभी नोटिस ये कर रहा था कि हम लोग जो भी बात कर रहे थे तो स्टूडियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब इन्होंने सिंगिंग शुरू करी और वो गाया, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मौजूद सबका फोकस जो है वो इनकी तरफ हो गया और एकदम साइलेंट हो गए। तो इतनी असर रखती है मौसीकी, अब मुझे भी फील होने लग गया। सेम टू मी। मैं इधर मेरे ना, मैं उनको तो सुन रही थी, इधर मैं देख रही थी कि कितना जो है वो नौरीन जो है वो एंजॉय कर रही हैं, कि वो इनके एक्सप्रेशन, और वाकई ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी सिंगर के इंटरव्यू में पढ़ रही थी, तो उन्होंने बताया कि अगर कभी मुझे कोई सैड गाना मिल जाता है गाने के लिए, तो मैं जब स्टूडियो जाती हूँ रिकॉर्ड करवाने के लिए, पहले पूरे स्टूडियो की लाइट्स ऑफ करवाती हूँ, वो माहौल अपने पे तारी करती हूँ, ताकि मेरे एक्सप्रेशंस वैसे निकल सकें। तो ये बहुत जरूरी है। और लेकिन इश्तियाक साहब, यहाँ पे एक बात मैं और भी जरूर करूंगी कि मैं इस दौर से गुजर कर आई हूँ, मैंने ये चीज देखी है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन माजरत साथ बहुत सीनियर्स भी ऐसे हैं जो अपने जूनियर को सपोर्ट नहीं करते। हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये तो चीज़ ऐसी है, हालांकि आप ये इल्म की बात कर रहे थे ना आप, इल्म सदका जारिया है। बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ है तो आप ट्रांसफर करें लोगों को दें आप। लोग नहीं देते, आई एम एग्री विद यू, नहीं सिखाते हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें नहीं सिखाती। अब मैं अपने बच्चे को घर पे मैं सिखा रहा हूँ, मुझसे कोई भी सीखना चाहे मैं उसके लिए अभी टाइम अभी बिल्कुल तैयार। हमारे ऐसा होता है, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर आप एक से दो दफा कोई सवाल पूछ लें तो वो आपको एकदम ये कंसीडर कर देते हैं कि अरे यार आपको आता नहीं है क्या? तो भाई अगर हमने कोई नई चीज देखी है, हमें नहीं पता, तो हम आपसे ही पूछेंगे, जिनको पता है बताना चाहिए। हाँ, तो बस ये है कि दोनों साइड पैरेलल लेके चलनी चाहिए। जब हम छोटों को बोल रहे हैं बड़ों का एहतराम करने के लिए, तो थोड़े से बड़ों को भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, यंग ब्लड हैं, जिनको गाने का शौक है या किसी भी फील्ड में आगे आने का शौक है, वो उनको प्रमोट भी करें, उनको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करें, जारिया समझ के करें ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप लोग से मैं जरूर फर्दन पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जो शो है वो जरा बेसिक टारगेट करता है हमारी यूथ को। हम चाहते हैं जितनी भी बात हो वो यूथ से रिलेटेड हो। तो उस वक्त यूथ के लिए क्या प्लान्स हैं नौरीन आपके पास? यूथ के लिए जो सबसे मेन मैं समझती हूँ, जो सबको ही, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए, वो है उनकी सबसे पहले मोटिवेशनल ट्रेनिंग, देन उनके एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स। ये दो ट्रेनिंग्स ऐसी हैं कि मोटिवेशन उनको मिलेगी एंटरप्रेन्योरशिप में आने की। एग्जैक्टली। देन उसके बाद वो एक अच्छे सिविलाइज सिटीज़न बन के सामने आ सकते हैं। वरना कितने स्कूल्स हैं, बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन घर में आने के बाद उनका अटायर बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनके अंदर बात करने की तमीज़ नहीं है। इतनी हाई फीस पेड स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन उनको बात करने का तरीका अपना नहीं सिखाए जा रहे हैं। एथिक्स के ऊपर कोई काम नहीं है। तो ये जो ट्रेनिंग्स है ना, एंटरप्रेन्योर मोटिवेशनल, जैसे हमने वुमेंस जेल में और जुवेनाइल जेल में हमने मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं, वहाँ से मुझे मतलब वही बात है, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। इवन दो के इंसान बिस्तर मर्ग पे भी, इस हॉस्पिटल की एक बात बताती हूँ। एक अंकल थे, बहुत एजिड अंकल थे। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट हर पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनका ऐसा टाइम होता था, थोड़ा टफ टाइम, उनके पास जाती हूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम देती हूँ, ये मेरी जॉब है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आपको पता है, इस बिस्तर मर्ग पे मुझे एक चीज़ पता लगी है, मुझे नहीं पता मैं किसी को बता पाऊँगा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा मेरे बाद। वो आईसीयू में पेशेंट एडमिट थे। सही। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये देखा है, इंसान, अल्लाह ने कहा है कि मैं उसकी बंदे की शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ, और ऐसा ही है। जो मैंने चाहा दुनिया में, मुझे वही मिला। जो मैंने सोचा, मुझे वही मिला। मैं बच्चा था, मुझे सोचा कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिली, मुझे अल्लाह ने रिसोर्स दिए, मैंने पढ़ा, अच्छा बिज़नेस करूं, मुझे अल्लाह ने रिसोर्स दिए, मैंने अच्छा बिज़नेस एंटरप्रेन्योर रहा। फिर शादी हुई, थोड़े फैमिली मैटर्स, भाई से ना मिलूं तो ऐसे ही हालात पैदा हो गए कि बीवियों में मसले मसाइल, तो भाइयों से कट ऑफ हो गई, बहनों से कट ऑफ हो गई। अब आज मैं यहाँ पर लेटा हूँ, आज भी मुझे सीखने को मिला है। हाँ। मैं ये सीख रहा हूँ कि वाकई जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था, वही तो मिला मुझे। हाँ। तो फिर वाकई हम क्यों भूल जाते कि अल्लाह हमसे शहरक से भी ज़्यादा करीब नहीं है। बेशक, बिल्कुल। तो लर्निंग हर जगह पर होती है, ठीक है। बिस्तर मर्ग पे भी जब एक आदमी
लर्न कर रहा है, तो हम तो अभी ज़िंदा हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। जैसे मुझे अभी म्यूज़िक से इतना इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वे ऑफ डिलीवरी की ना, वो वे ऑफ डिलीवरी ना, वो मेरे यहाँ भी हिट हुआ है, यहाँ भी हिट याद रहेगी। एग्जैक्टली ये मुझे जो टाइम था ना, ये मुझे याद रहेगा। हाँ। तो इसी तरह यूथ के लिए भी जो है ना, हमने जो लेक्चर्स किए, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। हम गए थे टीचर बन के, लेकिन हम वहाँ जाके लर्नर बन जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे करते हैं कि वहाँ से बच्चे जो हमें रिप्लाई देते हैं, हम उसको अपने पास रिसर्च की डायरी में लिखते हैं। ओके। और हम फिर उन रिसर्च के जो वर्ड्स होते हैं, फीडबैक, हम उनसे सीखते हैं कि अगला जो हमारी ट्रेनिंग है, यानी हमें कि उसको उनकी चीजें ऐसी हैं जो हम क्लियर कर सकें। ऐसे स्कूलों में हमने लेक्चर्स दिए, जो छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे हैं, वो सुबह के टाइम पे होटल में छोटे ये ला दे, छोटे पानी ला, छोटे ये ला, वो जॉब कर रहे हैं, सही है। दोपहर में वो आके स्कूल पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को देख के कोई होटल पे खड़ा हुआ देख के कोई ये नहीं कहेगा कि इसके पास बहुत आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे मेन आंसर्स का आंसर उन बच्चों ने दिया। बिल्कुल। और वाकई हमें ये नहीं पता कि हम कौन से बच्चे से या कितनी एज वाले इंसान से हम क्या सीखेंगे। तो यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनका माइंडसेट लर्निंग का बनाया जाए, लर्निंग का, यानी उनकी जो है ट्रेनिंग जैसी की जाए कि उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए। बिल्कुल। जो आजकल एरोगेंट लेवल चल रहा है, एरोगेंस, एनॉयड लेवल बच्चों में, जो यूथ में है, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। देन ही हम ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल, तभी हम ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले भी हम अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, और ब्रेक से वापस आने के बाद भी यकीनन अब मैं तो बहुत एंजॉय करूँ। मैंने ऑफ एयर भी ये बात बोली थी कि मैं, क्योंकि इश्तियाक साहब माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती से गा रहे हैं सीरियसली कि हम सबका यही दिल चाह रहा है कि बस उनको सुनते रहें, ऐसा ही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो बातें भी चलती रहेंगी, साथ साथ गाना भी चलता रहेगा। तो इश्तियाक साहब ने अपनी पसंद का एक गाना बताया और वाकई वो एकदम क्लिक किया कि यार ये गाना तो वाकई बहुत अच्छा है, कभी तो तुमको याद आएंगी। तो मैं चाहूंगी प्लीज अब आप जरा वो गाना जो है शो का हिस्सा बनाएं। कभी तो तुमको याद आएंगी, कभी तो तुमको याद आएंगी, वो बहारें वो समा झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। ओ कभी तो तुमको याद आएंगी, जितना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगाने थे। हमने क्या क्या आस लगाई, हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, हमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। क्या बात है? कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। ओ कभी तो तुमको याद आएंगे, तुमसे बिछड़े सदियां बीती, आज भी तुम याद आते हो। साया बनकर आहट बनकर आज भी तुम तड़पाते हो। बिन तेरे हर कली
है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है, कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ, ओ कभी तो तुमको याद आएंगे। आए है, क्या कहें, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया नई सुबह के स्टूडियोज़ में। और भाई साहब बिल्कुल सही बोला था आपने कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो इतना असर नहीं रखती, लेकिन अभी गा रहे होते तो सभी, यानी कि हमारे जो मतलब ऑफ एयर लोग हैं सारे, वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसे बिल्कुल। अच्छा वाहिद साहब, अगर बात की जाए, अगर मैं आपसे बात करूं, हमने एजुकेशन पे भी बात करी, हम हेल्थ पे भी ऑल ओवर बात करते ही जा रहे हैं, लेकिन आपसे ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ वुमेन तो हैं, लेकिन आजकल ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी लोग बड़ा काम करें, तो क्या हमारी मेल सोसाइटी भी इस तरफ कोशा है कि वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करे? और देखिए वो जो एक हमारे यहाँ माइंडसेट बना हुआ था ना, तो वो सबके दिमागों पे तारी था कि ख़वातीन को जो है ना वो इतना स्टेप फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह से ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि बाइक राइडिंग भी ख़वातीन कर रही हैं और हर फील्ड के अंदर अब वो मौजूद हैं, तो ये फीलर ख़त्म होता जा रहा है कि ख़वातीन यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सही है उनमें भी टैलेंट है जो नज़र आना चाहिए और उनको भी आगे आना चाहिए, तो वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो रहा है, तो इसलिए लोगों को भी एहसास हो रहा है, उनकी एडजस्टमेंट भी हो रही है उस जगहों पर। तो ज़रूरी है, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक माँ ही टीचर होती है, कि जब माँ को नहीं पता होगा कि उसने दुनिया क्या देखनी है तो फिर आगे टीच क्या करेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, और अगर आप एक वेल एजुकेटेड मदर हैं, चलो ठीक है, लेकिन आपको दुनिया की नो हाउ है, पता है कि कहाँ से अपने बच्चे को किस फेज से किस तरह से आपने गुजारना है, तो फिर यकीनन तभी आपका बच्चा जो है वो अच्छी परवरिश पा सकता है, अच्छी तरबियत उसको मिल सकती है। हमारे यहाँ तो पेरेंट्स आजकल, मैं समझती हूँ, हम अभी बात कर रहे थे ना कि बच्चों की एजुकेशन पे काम करना चाहिए, मैं समझती हूँ बच्चों से पहले ना पेरेंट्स की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। बट पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा जो है वो क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, और किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है। हमारी नौजवान नस्ल जो ये ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रही है ना, बहुत जल्दी और बहुत बहुत फास्ट, ऐसा हमने जो है वो इस चीज़ को फॉलो कर लिया लोगों ने। इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ना अपनी खुद की फैमिलीज होती हैं, कि या तो वो कोई बर्डन ले लेती हैं, या फिर आप घर में बच्चों को सुन नहीं पाते। बच्चे अगर कोई बात करने बैठते हैं तो आप नेगलेक्ट कर, अभी नहीं, छोड़ो बाद में बात करेंगे। एटलीस्ट आप सुने तो सही अपने बच्चे की कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने अगर किसी दोस्त से शेयर करता है तो वो दोस्त आपको नहीं पता कि वो उसको नेगेटिव कोई मशवरा दे दे तो वो फिर गलत किसी राह रवी का शिकार हो जाए। क्या कहेंगी नौरीन इस बारे में? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि सबसे पहले आपकी घर की अपनी जो है ना वो मेंटल हेल्थ मदर के हाथ में है। जब तक आप अपने घर के माहौल को फेमिलियर या फ्रेंडली नहीं बनाएंगे ना, आपका बच्चा, वो कहा जाता है कि बच्चे का क्वेश्चन आप सुने, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, आप सुने से पहले कि वो क्वेश्चन बाहर किसी और से करे। Exactly. और बाहर जब वो थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करेगा तो उस बंदे का बायस कुछ नहीं है उस बच्चे के साथ, बायस आपकी है, आपका बच्चा है, आप उसको पॉजिटिवली उसके फेवर में डिसीजन दे सकते हो। बाहर वाला वो अपने फेवर का डिसीजन उस बच्चे को बताएगा। और अगर वो बाहर वाला ऑब्वियसली अगर नेगेटिव पर्सन रहा तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। और बच्चों के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए जो है ना, इवन आजकल की यूथ के लिए भी सबसे इजी वे जो है ना गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम, वो होता ही बाहर की दुनिया है। हाँ। जब वो आपसे क्वेश्चन, पेरेंट्स को उस टाइम पे परेशान होना चाहिए जब वो आपसे क्वेश्चन करना खत्म कर दे। आपका बच्चा घर पे खामोश रहे, आपका बच्चा घर में, इवन दो के बोलते ना बुढ़ापे में भी बाप 10 दफ़ा एक क्वेश्चन करेगा, बच्चा भी बचपन में 10 दफ़ा क्वेश्चन करता है, वो अच्छी चीज़ है। इससे पहले कि वो क्वेश्चन ही करना बंद कर दे, तो जब वो क्वेश्चन करना बंद कर देगा तो आपको होना चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग बिहाइंड दिस सिनेरियो, कि वो बाहर किसी से पूछ रहा है, बाहर ही किसी से वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले रहा है। तो वह इस चीज़ के लिए सबसे मेन रोल जो है मदर का होता है। जैसे बीइंग अ मदर, मैं भी मदर हूँ, तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले अपने घर के मसले मसाइल को दुरुस्त करूँ। हाँ। फिर अभी मैं अगर बाहर हूँ तो मैं मुतमईन हूँ कि मैंने अपने घर को स्टेबल रखा हुआ है। एग्जैक्टली। देन मैं बाहर फॉरवर्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने घर के माहौल को, अपने बच्चों को ग्रो कर रही हूँ, बाहर जाके मेरे बच्चों को वो माहौल नहीं मिलेगा, तो हो सकता है मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो कि बाहर भी मैं अपने बच्चों की जो गैदरिंग हो उनको थोड़ा सा
मोटिवेट कर सकूं, उनकी मदर्स तक या उन बच्चों तक अच्छा पॉजिटिव पैगाम पहुंचा सकूं, देन आई हैव टू फॉरवर्ड कि मैं घर के बाहर जो हूँ थोड़ा वर्क कर सकूं। और ये अच्छी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट में काम हो रहा है। ऑब्वियसली दुनिया में 2 ही मखलूक हैं, जानवरों को हटा के, पौधों को हटा के, एक मर्द एक औरत। जहाँ मर्द की इश्यूज होंगे वहीं औरत के भी इश्यूज होंगे। जहाँ मर्द को आगे आना है वहाँ मर्द ही आगे आएगा। जहाँ औरत को, अगर ऐसा नहीं हो तो वुमेन्स जेल ना होती, सिर्फ मर्द जेल होती। तो औरतों की भी इश्यूज जो है, औरतों की भी जो नीड्स हैं वो मर्दों के साथ साथ ही हैं। हाँ। तो जिन जगहों पे सिर्फ औरतों को बोलना है तो वहाँ पे औरत को एम्पावर करना चाहिए। और आजकल तो वैसे ही अब जो आने वाला टाइम है वो तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल आने वाला है कि बीइंग औरत उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। Exactly. लेकिन उसके लिए भी औरत को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और होना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा जब ही तक वो खुद स्ट्रांग नहीं होगी, अच्छी बेटी बन के, अच्छी बहन बन के, अच्छी माँ बन के, अच्छी बीवी बन के, तो जब तक वो खुद अपने आप को स्ट्रांग ना करे, वो बाहर क्या किसी को एग्जैक्टली बिल्कुल ग्रूम ऐसा कर ही। पाएगी। आसिफ शाहीन साहब, बीइंग अ जर्नलिस्ट, इस वक्त अगर हम अपने शहर की बात कर लें, कराची की, तो आप क्या देखते हैं कराची को मेजर इस वक्त कौन से मसाइल का सामना है? देखिए, कराची तो अगर आप मुझसे पूछे तो मसाइल का गढ़ है। इसमें बहुत सारी सियासी पार्टियां आई जिन्होंने अपना टाइम फ्रेम पूरा किया और चलते बने। कराची के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का शहर है, बहुत मेरा ख्याल है दुनिया का, पाकिस्तान के हर शहर का बंदा यहाँ मिलेगा आपको। कराची को काम करने के लिए तैयार नहीं पार्टी कि इसको भी स्टैंड किया जाए, इसको भी बनाया जाए। सर माशी हब है कराची पाकिस्तान वो का। एक देखिए, आप इससे आउटपुट तो ले रहे हैं, हाँ। बाकी जो इसके मामलात हैं कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता। अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट बात करूं तो हम डेली किसी न किसी मसाइल पे, इशू पे बात करते हैं, बताते भी हैं अदारों को कि ये ऐसा हो रहा है वो, लेकिन अदारे क्या करते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से ख़त्म। हर बंदा कराची शहर को खा रहा और कराची को लावारिस समझा हुआ है। कराची इस टाइम लावारिस है, कोई वारिस नहीं बनता। कहते सभी हैं ये मेरा कराची है, किसी से आप सियासी पार्टी से बात करें ये मेरा कराची है, दूसरा बोलता है मेरा कराची। तो मेरे कराची जैसे हम अपने घर का ख्याल करते हैं, ये हमारा घर है। जब हम अपना कराची कहते हैं तो इसके मसाइल भी हमें ही हल करने हैं। ऐसा ही है, सड़कों की हालत देखें तो वो क्या हो रही है, सीवरेज के निजामात का कोई पुरसाने हाल नहीं है। स्ट्रीट क्राइम देखें आप, रात को सुबह में डर आता है, कहीं दो दोस्त बैठ नहीं सकते, कहीं बात नहीं कर सकते, डर लगता है कि अभी आ जाएंगे, बस ऐसा ही है। सर और हमने तो पूरा बाकायदा एक शो किया था स्ट्रीट क्राइम पे, अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें तो हमने बड़ा जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी स्ट्रीट क्राइम के मामलात पे कि भाई किसी के घर का वाहिद का फील होता है जिसको आप इतनी आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं करते अपना वो वेपन यूज़ करते हुए कि भाई ये किसी के घर का इकलौता कमाने वाला हो सकता है, उसके घर पे क्या गुजरेगी, ठीक है ना। चंद मोबाइल फ़ोन और चंद पैसों के लिए आप ये हरकत कर जाते हो। अच्छा, फिर लोगों को भी हम ये कहते हैं कि भाई मुज़ाहमत ना किया करें, तो भाई जिसने बड़ी तगो-दो के बाद जाके कहीं अपने पास कोई पैसे जमा किए हों या मोबाइल फोन लिया हो, अच्छा, तो जब वो इसके सामने ऐसे ही जा रहा होगा तो थोड़ी बहुत मज़ाहमत तो बंदा करेगा ना। बिल्कुल, लेकिन मज़ाहमत, मैं आपको एक बात कहूँ, एक मेरा मैसेज भी है बिल्कुल कि ऐसा ना करें, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो अगर आपको लूटने लगा ना तो वो आपकी जान की परवाह नहीं करेगा। आप अकेले हो, आप अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा हो या बहनों का सहारा हो, वो नहीं ये देखता। वो देखता है अगर ये आगे से कोई मुझे कोशिश कर रहा है तो मैं इसकी जान ले लूँ, फ़ौरन आपको फायर करेगा, मार देगा। तो मेरा एक ये मैसेज है, ऐसा ना करें। जो देखिए एक मोबाइल है मेरे पास, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का मोबाइल होगा, बहुत ज़्यादा, तो मैं 1 लाख रुपया दोबारा कमा लूँगा। अगर उसके फायर से मैं इंजर्ड हो जाता हूँ, ज़ख्मी हूँ, तो मेरा 2 लाख 3 लाख तो हॉस्पिटल खा जाएगा, 6 महीने में बिस्तर पे भी गुजारूंगा, तब जाके मैं स्टैंड हूँगा। तो अगर मैं वही मोबाइल 1 लाख रुपए का ये लें और अपनी जान सेव करवाऊँ, तो मेरा मैसेज ये है कि अपनी जान सेव करवाएं। मोबाइल भी आ जाएंगे, पैसे भी दोबारा आ जाएंगे। वो नहीं सोचेगा कि आप घर के वाहिद फील हैं, अकेले हैं, आप किस परेशानी में हैं। काम से मतलब है जो उसने करना है, उसने आसरा नहीं करना आपको। आपने थोड़ी सी उसने कहा चल भी फायर मारो, निकल जाओ, बस। तो मैं ये एक शो के तवज्जो से मेरा मैसेज है, आप उसको आने वाले को बोलें भाईजान हाथ जोड़ के ये लो, खुद से निकाल के दे दे, तलाशी ले लो, मेरे पास यही पैसे हैं, यही मोबाइल है, अपनी जान को सिक्योर करें। जान है तो जहान है, फिर सही। क्या बात है। हाँ, वैसे तो सही बात है। हमारे भी घर वाले, अल्लाह पाक वैसे सबको इन मामलात से बड़ा दूर रखे, आमीन, सबकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए।
कोई हाँ, भी इस तरह के जो है वो वाकयात ना रोनुमा हो, लेकिन हमने उस शो के थ्रू भी जो हमने स्ट्रीट क्राइम पे किया था, और आज भी जब आप बात चली है तो मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ना सिर्फ मतलब कराची में, क्योंकि ज़ाहिर है हम चलो कराची की बात कर लेते हैं, बड़े स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, तो भाई ये जो स्ट्रीट लाइट्स है ना ये सही करवा दें इसको, जो है वो ये जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स ओपन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्री प्लान भी होता है कि आप स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर देते हैं और उसी जगह पे एग्जैक्ट कोई जंप बन जाता है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे लोग आके स्टे करें और वहीं पे आप जो है अपनी जो भी कार्रवाई है उसको सरअंजाम दें। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना इनको थोड़ा सा बेहतर करें, ताकि कहीं ना कहीं तो हम कह सकें कि हमने कराची के लिए कुछ ना कुछ तो किया है। आजकल तो ऐसा दौर हो गया है, वही स्ट्रेट फायर वाली बात, कि अगर हम कहीं से गुजर रहे हो और देख रहे हो कि कोई जो है किसी को लूट मार कर रहा है तो हम वहाँ नहीं रुक पाएंगे, मजबूरी है हमारी। बिल्कुल ऐसा है, इसलिए क्योंकि अगर हम चाह भी रहे हैं मदद करना तो हम इसलिए नहीं रुक पाएंगे कि भाई अगर सामने वाले ने हम पर स्ट्रेट फायर को हम एकदम से 10 आपके दिमाग में ख्यालात आते हैं, माँ है, बाप है, घर में बीवी बच्चे, सब ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। और अल्लाह पाक बस सबको महफूज रखें इन तमाम चीज़ों से। और हम लोगों को बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द, बहैसियत शहरी थोड़ा खुद भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। जब हम अपने घर में, मैं हमेशा ये मिसाल देती हूँ जब सफाई की बात करते हैं, कि जब घर में हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो बहन भाइयों को, घर वालों को बाहर रोक देते हैं, अभी रुक जाओ, अभी मैंने पोछा लगाया, अभी झाड़ू लगाई, अभी अंदर नहीं आना, अभी चप्पल लेकर मत आना, कचरा तो है तो डस्टबिन में फेंको। तो इसी तरह से शहर जो है वो भी तो अपना घर ही है ना। तो अगर चलते चलते रोड्स पे आप कचरा फेंक दें, मेरी भी आदत थी, बहुत टाइम पहले की बात है, मैं भी ये कर देती थी, मैं भी चलते चलते रोड्स पे कुछ खाया कचरा फेंक दिया। लेकिन अब ये कि कोशिश होती है कि आप अपने बैग में रख लें और जहाँ भी कहीं डस्टबिन आपको दिखे तो आप वहाँ पे सारा जो भी कचरा वगैरह वो एक ही साथ थ्रो आउट कर दें। छोटी छोटी चेंजेस, छोटी छोटी चीज़ें करना स्टार्ट करें, डे बाय डे, आहिस्ता आहिस्ता, बढ़ते बढ़ते आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो गई और आपको देख के लोगों की ज़िंदगी भी चेंज हो गई है। मोटिवेट करना, बात करना, बातों से तो हम मोटिवेट लोगों को कर सकते हैं, लेकिन जितना हम अपने अमल से लोगों को मोटिवेट करेंगे ना, मैं समझती हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक और गाना हमें सुनना है आपसे, कोई अच्छा सा, इश्तियाक साहब, रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही। बड़ा खूबसूरत शेर है। जैसे तुझे आते हैं नाने के बहाने, 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 ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश सही। क्या बात है, क्या कहना। और ये जो यहाँ मुस्कुराहट बिखर रही है ना, ये मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे इसलिए कि आज से पहले जब भी ये सुना है तो जो गा रहे होते थे, जो इसको गुनगुना रहे होते थे, तो उनका फेस एक्सप्रेशन सिर्फ थोड़ा सा
देखा करते थे, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने वे ऑफ डिलीवरी की है ना, वो वे ऑफ डिलीवरी जो है ना वो कमाल की है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। अच्छा ये बहुत मैटर करता है कि आप जब गा रहे हो तो आप ऑडियंस, जैसे अभी इस वक्त आपके लिए ये ऑडियंस है ना, तो ऑडियंस के लिए आप इस तरह के ऑडियंस से जब आपको अलक़ाबात मिलते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, तो इंसान में खुद से एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। इंतहाई खुशी होती है इसकी, बहुत खुशी होती है, क्योंकि समझ सुनने से ज़्यादा समझना बहुत बड़ी चीज़ वो है। पावर मिलती है बिल्कुल। और सिंगर को पावर, ऑडियंस जो उसको बोल रही होती है क्लैपिंग, वो पावर मिल रही होती है। सारा सिस्टम ही एप्रिसिएशन का है। एप्रिसिएशन अच्छी होगी तो सिंगर परफॉर्म वेल, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बस ये बहुत अच्छा सिलसिला होता है। अगर अच्छा सुनने वाला भी और अच्छा गाने वाला भी हो तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा हो जाता है। सर उन लोगों की बात अगर की जाए जो हम काफ़ी देर से खैर कर ही रहे हैं उन लोगों की बात, लेकिन ज़रा स्पेसिफिकली की जाए जिनको सुर का, ताल का कोई कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, कहाँ आपने जो है वो लय उठानी है, कहाँ आपने जो है वो रोकना है, कहाँ आपने मुर्की लेनी है, कहाँ आपने उसको जो है वो नॉर्मल बोलना है, सीधा बोलना है, स्ट्रेट बोलना है, इन सारी चीज़ों से बढ़कर मतलब नहीं आता उनको कुछ भी, लेकिन उन्होंने बस अपने 2-4 गाने रिकॉर्ड करवाए, अच्छी सी वीडियो शूट करवाई और उन्होंने अपने आप को सिंगर कंसीडर करना शुरू कर दिया। सर यहाँ आप क्या समझते हैं, हमारे माशरे का भी कसूर है कि जो हमारे जो पुराने सिंगर्स हैं उनको वो अमाउंट पे नहीं किया जाता जो आजकल के नए लोगों को, बच्चों को? बेसिक चीज़ यही है, बेसिक चीज़ यही है। असल चीज़ ये है कि पुराने सिंगर्स जो हैं वो उनकी तकरीबन मैं समझता हूँ जगह ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन बहुत कम लोग, कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो सुनने वाले हैं। हमारी एक छोटी सी मखसूस है कैटेगरी जो हमें सुनने वाली है। अब हमें सुनने और समझने वाले नहीं है। जिनका दौर है, क्या ही अच्छा हो, मैं दोबारा अपने आई रिपीट माई वर्ड, क्या ही अच्छा हो कि अगर अल्लाह ने उनको शोहरत दे दी है तो कुछ सीख लें, कुछ और कर लें और अच्छा हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे तो आपको लोग, अच्छे लोग भी अच्छा कहना शुरू कर देंगे। तो बेहतर ये होता है कि कोई भी काम दुनिया की कोई भी हो, ज़ीरो फिजिबिलिटी से काम शुरू किया जाता है। बेसिक सीखी जाती हैं। बेसिक आपका मजबूत है। इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस मजबूत हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे आप कभी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे, ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। इसी तरह से म्यूज़िक का भी एक सिलसिला है। जितना रियाज होगा, जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना सीखा हुआ होगा, आगे से आगे बेस बढ़ता है। और सर ये बढ़ता ही रहता है, नई चीजें आपको सुनने को मिलती रहती हैं। कोई एक नया नोट आपको अचानक से लगा, अरे ये नोट बोल दिया मैंने, इसमें ये चीज भी हम कर सकते हैं। तो ये इनोवेशंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं और इनके साथ साथ अपने आप को डेवलप भी करना बहुत जरूरी है। तो आप मतलब अगर आपको मौका दिया जाए कि भाई आपने यूथ को प्रमोट करना है, नए आने वाले बच्चों को जो है वो प्लेटफॉर्म देना है, तो आप तैयार हो जाएंगे इसके लिए? बिल्कुल, वाई नॉट, क्यों नहीं। मैं बेसिकली मैंने अप्लाई किया हुआ है। अभी 2 या 4 दिन में मैं पूरा कल्चर विंग का चीफ म्यूजिक ऑर्गेनाइजर का ओहदा मुझे मिलने वाला है। दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। मैं तो खुद चाहूँगा कि यंग जनरेशन आए, सीखे। और म्यूजिक से मजहब ज़्यादा अच्छी चीज़ है ही नहीं कोई। इस तरफ आना चाहिए। ये बहुत सारी बुरी चीज़ों से आपको बचाती है। आप अपने एक धुन में लग जाते हैं, घर में बैठ के प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, किसी और अदर गलत एक्टिविटी से बच जाते हैं। मेरे 2 बेटे हैं औलाद में, दोनों बेटे हैं, दोनों एनडीडी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं बच्चे मेरे। मैंने तालीम भी दी, उनको म्यूजिक भी साथ सिखाया, घर पे बैठ के सारी चीज़ें सिखाई। वाहिद साहब, जो ऑडियंस हमें देख रही है उसमें यूथ भी शामिल है, उसमें हमारी वुमेन्स भी हैं, हमारे जो मर्द हजरात हैं वो भी, पूरी सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आवाम से? वो मैसेज तो पहले, उससे पहले मैं एक बात करूँ। अभी वो मेरा अपना जो भतीजा है वो भी इसी फील्ड में है और अभी वो शॉर्ट फिल्म उसने बनाई थी एक ना, तो वो अरीना ये में कंपटीशन हुआ था उनको, 4 मूवीज़ थी उनमें से एक कंपटीशन था। तो कैफी साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी उन सबको, जितने भी नए ये सारी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लगा कि ये वो शौक़ है जिसका आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। तो अगर इस शौक़ में आपने आगे जाना है तो ये सोच के मत जाना कि आपको इससे अर्न करने के लिए जा रहे हैं। ये आपका शौक़ है जो आपको दुनिया को दिखाना है। तो ये उसके लिए है, कोशिश करेंगे और आगे जाएंगे तो रास्ते खुद ही बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत बेहतरीन शौक़ है और उसकी वजह से हम भी महसूस हो रहे हैं वो अपनी जगह। लेकिन ये जो यूथ की बात कर रही हैं आप, यूथ में जो है वो अब मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, वो गाइडलाइन ना मिलने की वजह से भी हुआ है। आप अगर देखें एक गवर्नमेंट स्कूल जो बहुत ही कोई गरीब इलाके में आप चले जाएं, वहाँ पर जो स्कूल है ये सबको पता है कि बच्चे को एजुकेशन देनी है। मीन्स कि अगर किसी के पास वो कोई ठेला लगाता है या कोई मजदूर है तो वो उसको ये पता है कि मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। वो जब बच्चा उसका इस काबिल होता है कि वो इस एज पे पहुंचता है कि पढ़ने की, तो वो उसको स्कूल बैग दिलाता है, यूनिफॉर्म दिलाता है, स्कूल में एडमिशन कराता है, ये सारे काम करता है। अब वो अपने लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल में जाके करवाता है।
अच्छा, वो बड़े शौक से कर तो देते हैं वो पेरेंट्स, लेकिन होता क्या है कि थोड़े आगे जाकर वो उसको पूछना छोड़ देते हैं या टीचर्स से जाके मिलना छोड़ देते हैं। वो एक गैप की वजह से जब टीचर्स को नहीं पूछते तो वो जो हम लोग एक तनकीद करते हैं अक्सर गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, तो हम ही तो उनको मौका दे रहे हैं कि हम उनसे पूछ ही नहीं रहे कि वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। तो उसके बाद उसका रिजल्ट फिर ये होता है कि वो बच्चा उसी लाइन में आ जाता है जिस लाइन में उसके पेरेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक हमारा ड्रॉबैक है। फिर उसके बाद उससे आगे चले जाएं तो हमारे जो अच्छे पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती हैं अपने बच्चे से ऐसा ही है। कि अगर उसको एजुकेशन दे रहे हैं तो वो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि हमारे यहाँ वो डॉक्टर की एक डिग्री है, इंजीनियर की एक डिग्री है। और स्किल वर्किंग, जैसे मैडम ने बोला था, स्किल वर्किंग की तरफ तो हम सोचते भी नहीं है। हम वो मैकेनिकल जो वर्ड है उसको हम मैकेनिक करके छोड़ चुके हैं, तो इसलिए हम उसकी तरफ तो देखते नहीं है। हमारे पास जो फोकस है कि अर्निंग किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, एग्जैक्ट, तो वो उसको हमने फोकस करा हुआ है। अच्छा, होता ये है कि डॉक्टर्स भी बहुत सारे बनते हैं, इंजीनियर्स भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन फिर उनकी एडजस्टमेंट कहीं नहीं हो पाती। फिर उसके बाद इशू ये आता है कि फिर यहाँ पर तो कुछ नहीं है इनके लिए, अब ये बाहर जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमारे यहाँ फोकस्ड कोई चीज़ नहीं है कि हम किसी चीज़ को, हमने जो ज़माने में चल रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो यूथ है उससे ये गुजारिश है कि वो कम से कम अपने फोकस को क्लियर करें, विजन क्लियर जान ले कि वो उसका फोकस क्या है और उसको फॉलो करे, और फॉलो भी भरपूर करे ताकि उसके अंदर वो उस फील्ड में जाके अपना कुछ नाम पैदा कर सके, कोशिश कर सके। और पेरेंट्स से भी थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन का फॉलो तो लें, लेकिन उसके साथ साथ उसको लिमिटेड ना करें कि उसने अर्निंग के लिए ये डिपार्टमेंट चूज करना है। एग्जैक्टली। बच्चे का जो माइंडसेट है, जो जिस चीज में उसको इंटरेस्ट डेवलप है, वही उसी फील्ड में उसको आगे जाना। बिल्कुल। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया आज के लिए। थैंक यू सो मच। आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग जो है वो डेली हमें इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह से नई सुबह के साथ जुड़े रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो मुझे और मेरी पूरी टीम को खासुल खास दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।